अच्छा क्या पहले रिकॉल करा दें, सब बातें रिकॉल करा दें, लेक्चर खत्म कर दें। आज क्लाइमैक्स है, खत्म है आज से भाई। सुनो ध्यान से, अगर किसी बॉडी को ट्रांसलेट करना है तो फोर्स लगाओ उसके सेंटर ऑफ मास को टारगेट करके, रोटेट करना है तो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे फोर्स लगा दो। ऐसा करने से क्या डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा जो बॉडी को रोटेट करेगा। रोटेशन किसी एक्सिस के अबाउट होगा, पर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा उस एक्सिस के अबाउट हर बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइन होता है, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला mr²। बाकी डिपेंड करेगा किस शेप की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं किसी रॉड का, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। अगर डिस्क है तो डिस्क का ml²/2, रिंग है तो mr², और अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5mr², हॉलो स्फीयर है 2/3mr²। अगर हमारे पास इन जनरल लगभग सारे शेप दिमाग में रहने चाहिए। अच्छा हॉलो कोन का कितना होता है, हॉलो कोन डिस्क में फिंगर लगाओ उठा दो ऊपर की तरफ, क्या डिस्क जैसा होता है, mr²/2, राइट। अब सुनो ध्यान से, अगर हमें किसी नई एक्सिस के अबाउट, बेटा आगे नहीं बातें नहीं प्लीज, बिल्कुल साइलेंस। अगर हमें किसी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो क्या हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास से नई एक्सिस के अबाउट अंदाजा लगा सकते हैं? कैसे 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 आई नया बराबर ICM प्लस पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाई एक्सिस के बीच की सेपरेशन का होल स्क्वायर, याद आ रहा ना, r²। शाबाश पकड़ो यहाँ। अच्छा बताओ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब कब लग सकती है, 1D 2D 3D, 2D और 3D, और परपेंडिकुलर केवल 2D में। तुमसे अगर पूछे क्या लैमिना में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, बिल्कुल। डिस्क में, रिंग में, सॉलिड स्फीयर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई। उसकी वजह क्या है कि सॉलिड स्फीयर कैसा शेप है, 3D। ये सब बातें बेसिक हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए। एक बात और बताओ, जनरल एनालिसिस करें तो जैसे F बराबर होता है ma, तुम बोलना एक मैं एक तुम, हम ट्रांसलेटरी तुम रोटेटरी, राइट। टाउ बराबर, उसी प्रकार F बराबर ma, ये हमने बोल दिया आपके साथ साथ। दूसरा बताना P बराबर mv, लीनियर मोमेंटम बराबर मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। आप बोलो L बराबर I ओमेगा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा एंगुलर स्पीड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। शाबाश। अच्छा बताओ अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी के लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। आप बोलो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उसका L इनिशियल बराबर L, I1 ओमेगा 1 बराबर I2। चलते फिरते सब बातें याद रहनी चाहिए। एक बात और बता दो, क्या तुम्हें ट्रांसलेटरी इक्वेशंस को रोटेटरी में कन्वर्ट करना आता है? तो V बराबर U प्लस AT, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा T, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थीटा बराबर ओमेगा नॉट T प्लस हाफ ऑफ अल्फा T स्क्वायर। सवाल ही जवाब चल रहा, अंताक्षरी चल रही हमारी आपकी फिजिक्स की भाषा में। चलो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सोच समझ के S nth बराबर U प्लस हाफ ऑफ A 2T माइनस 1, थीटा nth बराबर ओमेगा नॉट प्लस हाफ ऑफ अल्फा 2T माइनस 1। टाइम फैक्टर कॉमन रहेगा, राइट। शाबाश। अच्छा मुझे बताओ, अगर थीटा का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ T दिया है, ओमेगा पता करना है, थीटा दिया, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, क्या करोगे ओमेगा तक पहुंचने के लिए? क्या ओमेगा बराबर d थीटा अपॉन dt। गणित की भाषा में क्या लिखा, d थीटा बाई dt, और फिजिक्स की भाषा में लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू एंगुलर क्या अल्फा जानते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा बराबर d ओमेगा बाई dt। अब हेल्प करो बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन कैसे आता है? फोर्स लगाने पर। तो एंगुलर कब आएगा? टॉर्क लगाने पर। तो जैसे F बराबर m मल्टीप्लाई बाई a, वैसे टाउ बराबर I मल्टीप्लाई बाई अल्फा, राइट। इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं। अब जरा मुझे बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में आरपीएम दिया है तो क्या ये डायरेक्ट ओमेगा की इंफॉर्मेशन है या ओमेगा निकालने का तरीका हो सकता है? आरपीएम बराबर 2 पाई पाई मल्टीप्लाई बाई 60, यानी आरपीएम मल्टीप्लाई बाई 2 पाई अपॉन 60 क्या बन जाएगा? ओमेगा। अच्छा आरपीएस दिया है तो केवल 2 पाई का, क्योंकि रेवोल्यूशन पर सेकंड पहले उसने बता दिया आपको, राइट। अच्छा बताएं और बताएं जरा, अगर कोई बॉडी केवल और केवल किसी एक्सिस के बाद रोटेशन कर रही है तो आई थिंक उसके पास केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास मोशन तो है लेकिन किसी एक्सिस के बाद, और किसी एक्सिस के बाद जो एनर्जी डिफाइंड दैट इज हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, राइट। वैसे ट्रांसलेटरी में कितनी होती है? हाफ ऑफ m v स्क्वायर, ठीक बात। चलो अब अगर किसी बॉडी को हमें रोटेट कराना है तो टॉर्क चाहिए,
और अगर ट्रांसलेट कराना है तो वो फोर्स चाहिए, और अगर रोटेट ट्रांसलेट दोनों कराना है तो फोर्स भी चाहिए और टॉर्क भी चाहिए। फोर्स इसलिए चाहिए क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन खिसकता रहे, और टॉर्क इसलिए चाहिए क्योंकि बॉडी रोटेट करती रहे। हेल्प करना, किसी बॉडी में ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, बॉडी क्या कर रही है? रोलिंग। क्या कर रही है? इन जनरल किसी पॉइंट की, आंसर दीजिएगा, इन जनरल अगर किसी पॉइंट की, किसी बॉडी की, ये कोई बॉडी है और ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सोचो अगर बेटा ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा, या इन जनरल बात करें अगर आपसे, अगर ये v से चल रहा तो ट्रांसलेशन की वजह से ये भी कितने चल रहा होगा? v से। जिस वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करेगा, खिसकता चला जाएगा, उसी वेलोसिटी के साथ बॉडी के सारे पार्टिकल खिसकते चले जाएंगे, राइट। दूसरी बात सुनना, अगर सपोज करो इस बॉडी को इस एक्सिस के बाद रोटेशन दे दिया जाए, पर बॉडी को दी गई रोटेशन की स्पीड कितनी बेटा? ओमेगा। तो क्या आप इस ओमेगा को भी v का पार्ट बना सकते हैं? आपको लिखना पड़ेगा, आपको ये सुनो, ये v किसकी वजह से आया? केवल ट्रांसलेशन। और एक और v आने वाला है जो कि किसकी वजह से आएगा? रोटेशन। तो रोटेशन वाला v बराबर r ओमेगा। तो आंसर देना बेटा, ये वाला पॉइंट कितने चल रहा था? v से। एक और वेलोसिटी आ जाएगी v बराबर r ओमेगा। ये कितने से चल रहा था? ये वाला कितने चल रहा था? v से। एक और आ जाएगा v बराबर r ओमेगा। क्या सेम डायरेक्शन में कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में? तो ये आ जाएगा v बराबर r ओमेगा, राइट। ये हमने जनरल बातें हम लोगों ने कल सीख ली थी, ठीक बात, सुनते जाओ। अच्छा बताओ, कोई बॉडी उसका लोअर मोस्ट पॉइंट की सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये पॉइंट आगे बढ़ेगा उसी वेलोसिटी के साथ जो सेंटर ऑफ मास की, तो मान लो आगे बढ़ा कितने से? v नॉट। क्या इस पर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी? v बराबर r ओमेगा। कहां की तरफ? पीछे की तरफ। एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं। आगे की तरफ v नॉट ट्रांसलेशन की वजह से खींचना चाह रहा, और v बराबर r ओमेगा रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल स्पीड दे रहा, पीछे की तरफ यानी घटाना चाह रहा। तो आगे v नॉट, पीछे r ओमेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v नॉट माइनस r ओमेगा। अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो बताओ इस पॉइंट को इस प्लेटफॉर्म पर फिसलना चाहिए कि केवल कांटेक्ट में आके छोड़ देना चाहिए? कांटेक्ट में आके छोड़ दे। हर पॉइंट टच छोड़ दिया, टच छोड़ दिया, टच छोड़ दिया, इसी को प्योर रोलिंग कहते हैं। यानी ऐसी अवस्था पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पॉइंट की है वही आपके प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए। आंसर देना बेटा, अगर प्लेटफॉर्म v नॉट से चल रहा या प्लेटफॉर्म v डैश से चल रहा तो इस पॉइंट को भी कितने चलना चाहिए? v डैश से। अगर प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है तो ये वाला पॉइंट भी कितने पर रहेगा? रेस्ट पर। तो बताना जरा, जनरल केसेस जो होते हैं, हमने कहा था 95 से 98% केस ऐसे होते हैं जिनमें आपका ये वाला पॉइंट ग्राउंड के टच में होता है, तो आप सीधी भाषा में रट लेते हो, तब भी आपका काम चल जाए कि v नॉट माइनस r ओमेगा बराबर, अरे ग्राउंड रेस्ट में तो ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पे रहना चाहिए। इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी आ गई, आगे की तरफ v नॉट ट्रांसलेशन की वजह से, पीछे की तरफ v r ओमेगा रोटेशन की वजह से, दोनों मिला दिया तो v नॉट माइनस r ओमेगा। ग्राउंड रेस्ट पे तो ये भी रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब 0, तो v नॉट माइनस r ओमेगा बराबर 0, तो v बराबर, ये सिंपल कंडीशन है प्योर रोलिंग की। किसकी? रोलिंग में कितनी एनर्जी है? रोलिंग में कितनी एनर्जी? रोटेशन और रोटेशन की कितनी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या दोनों को कंबाइन करके के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के टर्म्स में कोई फार्मूला बनाया था? क्या तुम्हें याद है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर डब्बे के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या ये रेशियो देखना आता है? सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2/5 mr स्क्वायर। तो इसका के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कितना है? हॉलो स्फीयर का के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, डिस्क का, रिंग का, क्या सबका के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर सोचा जा सकता है? इसका नाम है ट्रांसलेटरी फैक्टर, तो इसका नाम है, कोई डाउट तो नहीं? कोई बॉडी किसी प्लेन पर लुढ़कती हुई नीचे की तरफ चली आ रही है, सोच समझ के बताना। कोई बॉडी किसी प्लेन पर नीचे की तरफ दो तरीके से आ सकती है। हो सकता है नीचे की तरफ स्लाइड करती हुई आ रही हो। क्या करती हुई आ रही हो? स्लाइड का मतलब केवल ट्रांसलेशन है, रोटेशन। और अगर केवल ट्रांसलेशन तो क्या नीचे की तरफ आने में इसका एक्सेलरेशन होगा जी का साइन थीटा? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन अगर यही बॉडी रोल करना शुरू कर दे तो क्या इसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा? अब इसके एक्सेलरेशन का नाम बढ़ जाएगा ए रोलिंग। ए रोलिंग का जनरल फार्मूला जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? शाबाश। अच्छा बताओ, ट्रांसलेशन तेज होगा कि रोटेशन तेज होगा? ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन में केवल जी साइन थीटा इसके डिवीजन में 1 है, और रोटेशन में जी साइन थीटा के नीचे 1 से बड़ा नंबर है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। कोई समस्या? कोई डाउट तो नहीं? अगर आपको शेप बता दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपको मैं कहते हैं डिस्क रोल कर रही, राइट, डिस्क रोल कर रही, रिंग रोल कर रही, सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा, तो हर बॉडी का पर्टिकुलर शेप उसके के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की इंफॉर्मेशन देगा, जिससे आप रोलिंग का एक्सेलरेशन गेस कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं? एक बात मुझे चलते थे और बता दो, अगर ये बॉल या ये बॉडी ऊपर वाली सरफेस से रोल करते हुए बॉटम की तरफ आ रही, ये मोशन कौन करा रहा? ये मोशन कौन करा? ग्रेविटी। अबे ग्रेविटी नीचे ला रही,
भूल गए? ग्रेविटी, अरे भाई सुनो, ये बॉडी कहाँ की तरफ आ रही? हो सकता है अच्छा एक बात और तुमसे कहें, इस बॉडी पर कितने फोर्स हैं दिखा सकते हो? अच्छा हम हवा बता रहे, बताना इधर सारे कहां पर काम कर रहे हैं? क्या कोई टॉर्क बना सकता है? बॉडी केवल ट्रांसलेट करेगी, रोटेट। लेकिन अगर यहीं पर फ्रिक्शन आ जाए, कौन आ जाए? क्या फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास से कुछ दूरी पर काम कर रहा है? केवल F है कि R है कि दोनों? अगर F और R कंबाइन हो गए तो क्या F into R बन जाएगा? क्या F into R का मतलब टॉर्क होता है? यानी बॉडी अब ट्रांसलेट भी करेगी प्लस ट्रांसलेट कराएगा mg sin थीटा, रोटेट कराएगा F मल्टीप्लाई बाई R। बॉडी का ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन बराबर बॉडी की रोलिंग, और रोल करते वक्त उसमें एक्सेलरेशन होगा a बराबर g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बटे r स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन प्योर रोलिंग का है। किसका है? इस बात को शायद हमने कल मेंशन किया था, राइट? याद रखना इस बात को। ये किसका है? प्योर रोलिंग का है। अच्छा प्योर रोलिंग कब होगी? जब v बराबर, अभी लिखा था v बराबर, क्योंकि नई बात नहीं। अरे ये सीधा पट रहा है, इसको उठाओ, टेढ़ा कर दो, ये लो, ये वाला किस बन गया? कोई बड़ी बात थोड़ी, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बताना, अब बताओ मुझे सोच समझ के, बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है, राइट? कोई समस्या तो नहीं? इसका कोई भी ऐसा फैक्टर है इसमें जीना है, दिखाते हैं। आपने बताया था, हम बोल रहे हैं mg cos थीटा mg, नीचे कौन ला रहा? क्या g आ रहा है इसमें? ग्रेविटी का रोल है। अच्छा ये पीछे घुमा कौन रहा? फ्रिक्शन क्या डेवलप कर रहा? फ्रिक्शन का फार्मूला Fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई m, n की वैल्यू किसकी बराबर? इसमें भी g आ रहा। रोटेशन कौन करा रहा? ग्रेविटी। अरे क्या रोटेशन में ग्रेविटी का रोल है? ट्रांसलेशन में भी। तो ये सारा का सारा मोशन किसके अंडर में हो रहा है? मोशन अंडर, सोच समझ के जवाब देना। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो मुझे एक बात बता दो, बस केवल एक बता, क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? और अगर ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर कोई एनर्जी कंजर्व रहती है क्या? यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहने वाली मैकेनिकल एनर्जी बराबर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर me, नीचे me बराबर। और मैकेनिकल एनर्जी में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, ट्रांसलेटरी प्लस किनेटिक प्लस पोटेंशियल। आंसर देना बेटा। बॉडी रोल कर रही, क्या कर रही? क्या पोटेंशियल है? बिल्कुल शुरू की बात, बॉडी छोड़ दी है, फोटो खींचो, पकड़ लो। क्या इस वक्त हाइट है? हाइट है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, राइट? छोड़ दो। क्या रोल करते हुए आएगी? रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन प्लस, तो काइनेटिक का केवल एक आंसर की दो, हाफ mv स्क्वायर भी होगा, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। उसका मिला जुला फॉर्मेट क्या कहलाता है? हाफ mv स्क्वायर 90 के अंदर 1 प्लस k स्क्वायर बटे, ये रोटेशन है कि ट्रांसलेशन है कि रोलिंग? तो क्या वहां उसके पास पोटेंशियल है? बोलो बोलते जाओ। अरे सब आता है तुम्हें यार, यही फिजिक्स है, खत्म है कुछ नहीं। इतना ही सवाल आता है, नीट में ले लो चाहे एम्स में ले लो, अरे जेईई मेंस तक ले लो, इससे बड़ा सवाल नहीं बनेगा। सुनना ध्यान से, यहाँ इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक है क्या? बस छोड़ा है, अभी जस्ट छोड़ा, जस्ट बस खाली छोड़ दिया है। ये साइड 0.001 सेकंड हुआ, बस छोड़ा है। कौन सी हाइट, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक? कोई काइनेटिक नहीं ना, रोलिंग, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी कुछ नहीं, इसके पास केवल इस वक्त पोटेंशियल है। अच्छा बॉटम पे जब आएगा तो इसकी हाइट खत्म, और हाइट खत्म तो पोटेंशियल खत्म। क्या बातें समझ आ रही? हम लोग फिजिक्स की भाषा में बात कर रहे हैं। ये यहां से जैसे जमीन तक आएगी तो उसकी हाइट खत्म, और हाइट खत्म तो mgh, और mgh खत्म तो पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट कहां गई? कन्वर्ट हो गई दूसरे में, किसमें? रोटेशन काइनेटिक की, ट्रांसलेशन की रोलिंग। तो वहां से यहां तक क्या पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में हो गया? रोलिंग काइनेटिक। कोई समस्या? कहती बातें डन है। चलो अब बेटा हम लोग आ जाते हैं और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उल्टा करना शुरू करते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल डेफिनेट सी बात है, डेफिनेट सी बात है। फ्रिक्शन लॉस कराता है, फ्रिक्शन उसके बिल्कुल सही बात है। 99% ऐसा होगा कि फ्रिक्शन आपकी एनर्जी का लॉस कराएगा, लेकिन फ्रिक्शन रफ्तार को घटाने की वजह दूसरे काम में एंगेज है। आपको पता है फ्रिक्शन का आपने इस्तेमाल करवा लिया, आपने फ्रिक्शन से आपने पता फ्रिक्शन से क्या कहा? फ्रिक्शन कह रहा हम रफ्तार घटाते हैं, आपने कहा सुनो तुम रफ्तार घटाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रफ्तार घटाने की कॉस्ट हमको खुद दे दो। तो फ्रिक्शन कह रहा ठीक है, हम तुम्हारी ट्रांसलेशन की रफ्तार को घटा देंगे, लेकिन हम रोटेशन की रफ्तार को बढ़ा देंगे। तो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? ये सुनो, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? ना मारेंगे ना दिमाग सही हो जाएगा। अबे फ्रिक्शन 2 प्रकार का होता है, स्टैटिक और, देखो सब जगह बातें निकल के आती हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें निकल के आ रही है। फ्रिक्शन कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है
वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और इस फोटो में स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा, क्योंकि प्योर रोलिंग का मतलब ही होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन और मोशन नहीं हो रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बल्कि स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने आपसे कहा है कि प्योर रोलिंग का मतलब टच करके निकल जाए, मतलब ये वाला पॉइंट ग्राउंड को टच करके ऊपर चला जाए, टच करके ऊपर चला जाए। तो तुमसे अगर कोई पूछे, कितना खतरनाक सवाल बन गया, पता है, आप ही नहीं बनाया। डिस्कशन सही सवाल बनते, एनटीए की टीम करती क्या, पूरे साल यही सब करती है, आपस में बहस करते रहते हैं, हाँ ये बात अच्छी कही आपने, नोट करते हैं से, सवाल बन गया। और क्या, सुनो ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये जो बॉडी रोल कर रही है, अगर ये प्योर रोलिंग है, कैसी रोलिंग है, तो क्या V बराबर R ओमेगा फॉलो होगा? बोलो बोलो। अरे प्योर रोलिंग की शर्त ही है, अगर किसी स्टेशनरी सरफेस पर प्योर रोलिंग हो रही तो V बराबर R ओमेगा फॉलो होना ही होना है। अच्छा बताओ, अगर V बराबर R ओमेगा फॉलो होना है तो बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी और सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या दोनों 0-0 होंगी? यानी काइनेटिक नहीं है मामला, चलने फिरने वाला ही नहीं, मामला केवल टच करके बाईपास कर जाने वाला है। ऐसे केस में काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, केवल स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। चाहो तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है, शीट के ऊपर डाल सकते हो, लिखो जरा इस बात को। देखो इन रोलिंग, कहीं भी लिख दो, इस बात को याद रहनी चाहिए, सवाल आएगा 2021 में अब की बार। लिखिए जरा, लिखिए 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 लिखिए, हाँ फटाफट लिखो। हाँ एनटी वालों से मुलाकात करते रहते हैं, ऐसा नहीं तुम व्यवहार बना लोगे तो यार शिक्षा को धंधा ना करो भाई प्लीज, आगे गलत बात है, सुनो। क्या लिखा आपने? बातें कर लो हमसे, फिर बातें ना करो। इन रोलिंग स्टैटिक, इन रोलिंग में आगे लिख दो बेटा प्योर। एक्चुअली ये बात जो लिखा है वो प्योर रोलिंग के संबंध में। इन प्योर रोलिंग there is no kinetic friction, there is no kinetic friction, there is no kinetic friction, only static friction is present, only there is no kinetic friction, only static friction is present. I repeat, only static friction is present, which is conservative in nature, which is conservative in nature. Which is conservative in nature, which is conservative in nature, जो कि बाई नेचर कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, राइट? So we can apply mechanical energy conservation in case of pure rolling. So we can apply mechanical energy conservation in case of pure rolling. In case of pure rolling. In case of pure rolling. चलो भाई फोटो देखें, क्वेश्चन संख्या 9। अच्छा एक बात बच्चों, तुम लोग सुनो, अब आदी बनो कुछ चीजों के। कभी किसी सवाल में अगर रोलिंग बोल दिया है बिना किसी अतिरिक्त जिक्र के, तो आप कृपया उसे प्योर रोलिंग ही ट्रीट करके चले, समझ रहे हो ना? हमेशा हमेशा कहते हैं कि अगर कभी आइडियल कंडीशन का नाम नहीं लेता है तो आप उसे आइडियल मान के चलोगे। चलो भाई ये सरफेस दिख रही है, सवाल नंबर 9, स्पीड ऑफ अ यूनिफॉर्म सेल। आप चाहें तो अगर आपके पास शीट है, बड़े शीट आपके पास होनी चाहिए, शीट पे देखते चलो और बाकी लोग बोर्ड पे देखें। द स्पीड ऑफ अ यूनिफॉर्म सेल आफ्टर रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ अ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम द रेस्ट। एक स्फेरिकल सेल है, बातचीत नहीं, और ये स्फेरिकल सेल रोटेट भी कर रही है और प्लस ट्रांसलेट भी कर रही है। सीधी सीधी बात में कहूं तो ये बॉडी क्या करती जा रही है? रोलिंग करते हुए बॉडी बॉटम तक आने के जुगाड़ में, यहां कहीं पहुंचने वाली, राइट? अच्छा ये बोलो इसका कैसा फोटो है बेटा? इनिशियल फोटो, बिल्कुल हौले हौले चल रहे हैं। और ये वाला फोटो कौन सा बेटा? फाइनल फोटो। ये फाइनल फोटो है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस जो लेवल है इसका हाइट कितना है बेटा? h। बोलो बेटा कोई समस्या? अच्छा इसको नीचे आने दो, फिलहाल बताओ क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है? पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक स्फेरिकल शेल का मतलब होता है खोखला, तो एक स्फेरिकल यानी हॉलो स्फीयर किसी इंक्लाइंड सरफेस में टॉप से बॉटम की ओर नीचे की तरफ आ रहा, आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा क्या ये मोशन ग्रेविटी करा रही? या ट्रांसलेशन में भी ग्रेविटी का रोल है, mg sin थीटा, और फ्रिक्शन बनाने में भी ग्रेविटी का रोल है।
अच्छा बताओ, अगर ये प्योर रोलिंग है, कौन सी रोलिंग है, तो तुमसे बताओ इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा कि काइनेटिक? स्टैटिक। और स्टैटिक कैसा होता है? कंजर्वेटिव। तुम्हें अतिरिक्त सोचना ही नहीं, जैसे रोलिंग का सवाल आएगा अगर वो अतिरिक्त कोई बात नहीं कह रहा, तुम समझ जाना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी डील करोगे, कोई डाउट तो नहीं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? अरे कंजर्वेशन कहता है भैया जो शुरू में है भाई आखिरी में, कंजर्वेशन का होता है कंजर्व है, यानी मामले में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो जो मैकेनिकल एनर्जी आपकी फोटो में इनिशियली है वही मैकेनिकल एनर्जी आपकी फाइनल होगी। मैकेनिकल कितने पार्ट? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हम लिख रहे थे बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियली थी इस स्फेरिकल शेल के पास जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर था। और एक और बात कही है उसने, ये भी कहा है कि स्फेरिकल शेल है कौन सी कंडीशन पर? रेस्ट। रेस्ट का मतलब इसके पास ट्रांसलेशन वेलोसिटी कितनी है? 0। और साथ ही साथ रोटेशन की वेलोसिटी भी कितनी है? 0। कुछ भी नहीं कर रही है, निहायत ही मक्कार, न चल रही न घूम रही। तो मैकेनिकल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू हो गया बेटा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा फाइनल क्या हो जाएगी? फाइनल भी बन जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बस इनिशियल की जगह इनिशियल, इनिशियल और फाइनल की जगह फाइनल। फाइनल कोई डाउट तो नहीं बेटा? हेल्प करिए, थोड़ी सी मदद करिए, बहुत आसान सवाल। एक और सवाल ऐसे हम लोग करेंगे अभी तुरंत। मुझे बताओ जरा काइनेटिक कितनी? इनिशियल। इनिशियल फोटो क्या रेस्ट पर है? रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कितनी? 0। अच्छा अब की बार काइनेटिक के कितने पार्ट हैं? अभी याद करो स्प्रिंग हुआ करती थी तो स्प्रिंग में हम लोग पोटेंशियल के 2 पार्ट लेते थे, mgh और हाफ kx²। याद आ रहा? भूलना मत, पढ़ना आसान है, रटना और समझना और रिटेंटिविटी बहुत जरूरी है आपके लिए। रिटेन रखिए चीजों को, गड़बड़ ना करो। काइनेटिक कितने पार्ट? 2, क्योंकि बॉडी रोटेट भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी। अच्छा रोटेट का मतलब हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेट का मतलब बेटा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। क्या बॉडी रोलिंग कर रही? बोलो बोलो। तो क्या रोलिंग का डायरेक्ट आंसर आता है तुम्हें? अबे तुमने सीखा है, सीखा है, सीखा है, कल ही सीखा है। अरे रोलिंग का डायरेक्ट आंसर आता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, डब्बे के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सोच समझ के बोलना। ये कौन सा पार्ट है? ट्रांसलेशन। और ये कौन सा पार्ट है? रोटेशन। मिला जुला के कौन सा हो गया? रोलिंग। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बताओ बॉडी पहले क्या कर रही थी? रेस्ट पर, ना ट्रांसलेट ना रोटेट। तो रोलिंग के नाम पर पहले कितना? 0 प्लस पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? mgh। बॉडी का मास कितना? m, ग्रेविटी कितनी? g, हाइट कितनी बॉटम से? h बराबर। ये इनिशियल एनर्जी का हमने रिकॉर्ड कर दिया सब। अच्छा बताओ जब बॉटम पे आएगी तो क्या ये कुछ रफ्तार पकड़ लेगी? इसके पास कौन कौन सी रफ्तार होगी? आंसर दीजिए। क्या इसके पास ट्रांसलेटरी रफ्तार होगी? एक एक बात सोचते चलो। क्या ट्रांसलेटरी रफ्तार होगी? बिल्कुल होगी। नीचे की तरफ आ रहा होगा किसी रफ्तार के साथ। अच्छा क्या रोटेटरी रफ्तार भी होगी? नहीं पता है। ये दरअसल वहां रेस्ट से चला जी साइन थीटा ने, सुनते जाना, हर पॉइंट काम का है बेटा, हर पॉइंट। फिजिक्स की भाषा में बातचीत कर रहे हैं हम लोग। mg नीचे mg cos थीटा, mg sin, सॉरी mg नीचे mg का cos थीटा, mg के sin थीटा ने लग के इसमें लीनियर रफ्तार डेवलप कर दी और फ्रिक्शन जैसे टॉर्क में इसने एंगुलर रफ्तार डेवलप कर दी। बॉडी रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेट भी हो रही है, अर्थात बॉडी रोल हो रही है। और रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर एंड विद इन डब्बा 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर डब्बा 1। क्या सभी लोग सहमत हैं? अच्छा बॉडी कहां पे आ गई? बॉटम पे। यहां हाइट का लेवल कितना? अरे आपने कहा सर यही तो h बराबर 0 होता है। h बराबर 0 इसी के रिस्पेक्ट में हाइट ये h ली गई है। अच्छा ये h बराबर 0 है तो फिलहाल इसका h कितना हो गया? अरे अगर बॉटम पे आ गया तो h 0 और h 0 तो क्या mgh भी 0 हो जाएगा? तो लास्ट वाली फोटो में, फाइनल फोटो में mgh वाला पार्ट 0। अरे कॉमन सेंस कहता है बेटा कि इसके हम पोटेंशियल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदल रहे हैं? हाँ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में बदल रहे हैं। पोटेंशियल को काइनेटिक बदल रहा है, बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल को कौन सी काइनेटिक बदल रहे हैं? ट्रांसलेटरी की, रोटेटरी की, रोलिंग? रोलिंग। तो पोटेंशियल को रोलिंग बदल रहे हैं। ऊपर काइनेटिक नहीं थी, नीचे पोटेंशियल थी। ऊपर काइनेटिक नहीं थी, पोटेंशियल थी। नीचे काइनेटिक है, पोटेंशियल नहीं है। दोनों बातें बराबर लिखी, बराबर करते हैं बेटा, बराबर करते हैं। चलो भाई उधर सुझाओ। उधर कौन बचा बेटा? mgh। इधर कौन बचा बेटा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, डब्बे के अंदर 1 प्लस। ध्यान दो कौन सी बॉडी है बेटा? कौन सी बॉडी है ये? हाँ जी, क्या ये स्फेरिकल शेल है? और स्फेरिकल शेल का मतलब क्या? हॉलो स्फीयर से है। और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cm बराबर कितना? 2/3 mr स्क्वायर। तो आई थिंक के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर सोचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि mr स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है क्या यही के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होता है? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की जगह 2/3। m से m खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बन जाएगा 2gh बराबर v स्क्वायर अपॉन 2। पकड़ते रहना, डब्बे के अंदर देखो जरा।
3 1 के यार कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? सही चल रहा मामला? 3 1 के 3 3 2 5/3। कोई समस्या बेटा? अच्छा देखो जरा, 3 दूनी हेलो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इट्स 12GH अपॉन 5 को नीचे फेंक दो 5 बराबर किसके बेटा? V²। सो V बराबर कितना आ गया? क्या यही सारा मामला अंडर रूट में आ जाएगा? सो अंडर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाई G मल्टीप्लाई बाई H अपॉन 5। बेटा कहाँ तो एक मिनट सही है, 3 दूनी 6। ओके ठीक। कितने लोग का आंसर पहले ही आ गया था? उम्मीद है लगभग सबका। फटाफट लिखो फटाफट। दरअसल पोटेंशियल को किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। एक और सवाल लिखें जल्दी, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। अल्लाह मालिक। सवाल देखो, as shown in the figure, फटाफट बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं। As shown in the figure, as shown in the figure, shown in the figure, a solid sphere of mass m, a solid sphere of mass m, as shown in the figure, a solid sphere of mass m is released, as shown in the figure, a solid sphere of mass m is released from rim of, a solid sphere of mass m is released from rim of RIM, रिम मतलब समझते हो ना, किनारा, धुरी, रिम ऑफ हेमीस्फेरिकल कप, हेमीस्फेरिकल कप, so that a solid sphere of mass m is released from rim of a hemispherical cup such that, so that it roll along surface, so that it roll along surface, roll along surface. Find normal contact force, find normal contact force, find normal contact force between sphere and cup at the bottommost point. Find normal contact force between sphere and cup at the bottommost point. Between sphere and cup at the bottommost point. Find normal contact force between sphere and cup at the bottommost point. बेहद आसान सवाल, फोटो देख ले पहले। ये सेंटर ऑफ कप है, ये आपकी जो सर्कमफेरेंस है, इसे ही इन्होंने रिम नाम दिया। दिस कॉल्ड एज रिम, ये रिम है। और यहीं से एक आपने सॉलिड स्फीयर को, ध्यान से देखिए, ये आपका सॉलिड स्फीयर, इसका मास मान लीजिए m, हालांकि रेडियस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी r मान लो, राइट? ये कप का एक्सिस है और कप स्टेशनरी है, कप रुका है, ठीक बात? यहां से छोड़ दिया गया। कहां से छोड़ा गया? रिम से छोड़ा गया। अच्छा, छोड़ोगे तो मेरे हिसाब से रोल डाउन करेगा। क्या करेगा? रोलिंग करता हुआ आएगा। लिख दिया, इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, रोल डाउन। ये इसका इनिशियल फोटो है, यहां से छोड़ा गया, इनिशियल फोटो है। रोल डाउन करता 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 यहां बॉटम पे आया, बस इसकी फोटो खींचो। नेक्स्ट फोटो,
इस वक्त नीचे की तरफ कौन काम कर रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना, नीचे की तरफ काम कर रहा है बॉडी का वेट mg। अगर स्फीयर का मास m है तो नीचे काम करेगा mg। mg कर रहा है कप की सरफेस पर, बॉटम सरफेस पर प्रेसिंग एक्शन, इसे मिलेगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। बहुत ध्यान से पकड़ना हर एक बात को, मिस ना होने पाए कोई पॉइंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं यार? इस कप के अंदर इस बॉडी को, इस m मास को यहां छोड़ दिया गया, और छोड़ा गया तो ये रोल करता करता ऐसे नीचे की तरफ आता गया, रोल करता, रोल डाउन, रोल। जब यहां आया तो हमसे पूछा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बताओ। फिलहाल बताओ आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या स्ट्राइक कर रही है? अगर ये मामला रोलिंग का है, यानी प्योर रोलिंग का है, तो क्या इसमें कंजर्वेशन लगा सकते हैं? किसका? अभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो हम लिख सकते हैं, अगर वो इनिशियल फोटो है, ये वाला फाइनल फोटो है, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे इनिशियल फाइनल के बीच में? तो बोलो बेटा कंजर्वेशन की लगाओगे, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और मैकेनिकल के दो पार्ट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हम लिखने जा रहे हैं बेटा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। अच्छा, क्या आप इस बात को एक बार में लिख सकते हैं फटाफट में? बोलिए बेटा, बोलिए। ऊपर कौन सी एनर्जी है? आपने कहा सपोज करो, हाँ सपोज करो, सुनते रहो। सपोज करो इस बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस है या कप की, वो कैपिटल R दी गई है। तो ध्यान से देखो, तो ये जो ग्राउंड लेवल है, हम लोग जनरली ग्राउंड लेवल को ही h बराबर 0 सेट कर लेते हैं। तो अगर ये h बराबर 0 है तो इस वक्त स्फीयर का लेवल, स्फीयर ये वाली स्फीयर देखो m मास वाली कितने लेवल पर है? आई थिंक कप की रेडियस के बराबर हाइट पर है, यानी R पर है। तो बताओ अगर इसके पास हाइट है तो कोई एनर्जी है क्या इसके पास? अगर इसके पास हाइट है तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम पर लिख रहे हैं बेटा कितना? mgh। अच्छा, वहां से रिलीज किया गया है, रिलीज का मतलब ना ट्रांसलेटरी स्पीड होगी ना ही रोटेटरी, तो काइनेटिक एनर्जी के नाम पर इसके पास कितना होगा? 0 इज इक्वल टू और एक कॉमन सेंस कह रहा है कि यहां की पोटेंशियल यहां की रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। बोलो भाई कोई डाउट तो नहीं? चलो बेटा यहां बोलो काइनेटिक बोलते जाओ। यार यहां जब पहुंचेगा काइनेटिक होगी कि नहीं? अबे रोल करता है, बढ़िया रफ्तार पकड़ लेगा, और रोल कर रहा, ना रोटेट कर रहा ना ट्रांसलेट कर रहा, दोनों काम एक साथ कर रहा। तो रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ ऑफ mv²। हाँ जी बोलते रहो, और डब्बे के अंदर 1 प्लस k² अपॉन r²। ये स्फीयर सॉलिड है, और अगर सॉलिड स्फीयर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cm होता है I बराबर 2/5 mr²। आपने कहा है, आपने सीखा है कि mr² का जो कोफिशिएंट होता है, दरअसल वही किसी फोटो में किसका काम करता है? k² अपॉन r²। तो आई थिंक k² बटे r² की जगह 2/5 कॉपी कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट है जो मैं एक एक करके बोल सकता हूं, लेकिन हर सवाल में बहुत टेक्निकल नहीं होना, जितनी आवश्यकता उतना काम करते चलो। कॉमन सेंस से कह रहा है कि एक लाइन का सवाल है। यहां इसके पास पोटेंशियल है जो कि यहां तक आते आते रोलिंग बदल जाएगी, वही करने जा रहे हैं। पोटेंशियल ही एनर्जी है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और धीरे धीरे नीचे आते तक वो किसमें बदल जाएगी? रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बताओ उसके पास हाइट बची कि नहीं? बोलते जाओ, तुम सो गए सबके सब यार। हाइट है कि नहीं है? नहीं। h बराबर 0, mgh 0, mgh नहीं है इसके पास। यही बात तो कही जा रही है कि पोटेंशियल एट टॉप मोस्ट पॉइंट ग्रेविटी जैसे फोर्स के अधीन दूसरी एनर्जी में इंटर कन्वर्ट हो रही। बोलिए बच्चों कोई समस्या? आज जरा मदद करिए, कुछ निपट रहा है क्या? या लिख दे क्या एक बार? mgh बराबर, बोलते जा बेटा, mv² अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 1 के 5 5 2 7/5। क्या मास्टर ने सही लिखा है? बोलो बच्चों कुछ कट रहा है क्या? बोलो भाई कुछ कट रहा है क्या? m से रुक जाओ, नॉर्मल तक कैसे पहुंचोगे? नॉर्मल मत का बता दें जुगाड़ क्या है। अच्छा बताओ ध्यान से बहुत ध्यान से, यहां से यहां तक इसने कौन कौन से मोशन करे? 1 की 2, जल्दी बोलते जाओ यार, 1 की 2। इसने ट्रांसलेट भी किया, और ध्यान से देखो तो ये सर्कुलर मोशन का भी पार्ट बन चुका है। ये सर्कल का सेंटर ऐसे बड़ा सर्कल का पार्ट, और सर्कुलर मोशन का पार्ट बन चुका है। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशल फोर्स चाहिए, उसका नाम भूल ही गए हो? अबे सर्कुलर मोशन अगर कंप्लीट करना, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, अगर इसको सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है तो सर्कुलर पाथ में सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो हर वक्त आपकी डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। तो मदद करिए बेटा आप भी मेरी। अच्छा तो यहां सेंट्रीपिटल होगा कि नहीं होगा? हमें सर्कल का पार्ट है, देखो ये सर्कल 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 सर्कल, सोच को थोड़ा सा नया आयाम दो। तो इस पॉइंट पर भी तो सर्कुलर पार्ट का हिस्सा है। बोलो बेटा अच्छा इसमें फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना फोर्स चाहिए, कहां की तरफ?
सर्कल के सेंटर की तरफ, और सर्कल का सेंटर कहां है? ये रहा सी पॉइंट। तो क्या जो फोर्स है नेट फोर्स, तो क्या अंदर की तरफ चाहिए, और नेट फोर्स का नाम क्या होना चाहिए? एफ सेंट्रीपिटल। बोलो भाई। अच्छा बताओ इस सिस्टम पर अभी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इस बॉडी का जो सर्कुलर पाथ आ रहा है उसकी वजह से बॉडी को सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के या सेंट्रीपिटल फोर्स के अभाव में ये बॉडी सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगी। और अगर नेट सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो बॉडी का एफबीडी देख के बताओ, mg बड़ा होगा कि n? बहुत सोच समझ के बताना, mg बड़ा कि n? ध्यान सोचो। अगर mg बड़ा होगा तो mg के दो काम fc और n बैलेंस करना, mg अपनी तरफ fc को ले जाएगा। ऐसा भी कह सकते हो अगर नॉर्मल बड़ा हुआ तो नॉर्मल दो जिम्मेदारियां निभाएगा। नॉर्मल का काम mg को बैलेंस करना और प्लस fc प्रोवाइड करना। या छोड़ो सब बातें, हटा दो इसको दिमाग से। ऊपर कौन लग रहा है? n। नीचे कौन लग रहा है? mg। डायरेक्शन सेम के अपोजिट, जोड़े घटा दे, n माइनस mg। ये लग गया इस स्फीयर पर आने वाला नेट फोर्स। और नेट फोर्स ही किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, ताकि बॉडी कैसे पाथ पर मेंटेन रहे? सर्कुलर। तो ये सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ काम करेगा। सो बॉडी पर लगने वाला ऊपर माइनस नीचे हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स किसका जुगाड़ करेगा? सेंट्रीपिटल का। बच्चों कोई समस्या तो नहीं? पक्का? चलो। सो n बराबर, बोलो बेटा, f सेंट्रीपिटल का फार्मूला क्या होता है? या इसको ऐसे लिखते हैं, n बराबर fc प्लस mg। देख लो बेटा, बहुत इत्मीनान समझ लो। n बराबर fc प्लस mg। n बराबर हेलो n बराबर हेलो fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना बेटा? mv स्क्वायर अपॉन r, और प्लस कौन लिख दे? mg। कुछ मत करो, ध्यान से देखो, mv स्क्वायर का जुगाड़ आप पहले से किए बैठे हो। पकड़ लो इस बात को, पकड़ो इस डब्बे को, पकड़ो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 दूनी 10, ये बन जाएगा 10 mgh। हाइट कितनी थी? हेलो, हाइट किसके बराबर? r, देन mgr अपॉन 7 बराबर, इधर अकेला कौन बचा? mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर की जगह क्या 10/7 mgr डाल दें? रख दीजिए। सो n बराबर 10/7 mgr। ये तो mv स्क्वायर बाई r की जगह डाला, नीचे कौन बैठा है? r। अब प्लस का कितना? mg। आई थिंक r से r कैंसिल, 10 1 10, 10 7 17। सो n बराबर 17/7 mg। ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि कॉम्बिनेशन है आपकी रोटेशन प्लस सर्कुलर का। अच्छा सवाल। जिन्हें सर्कुलर का ज्ञान नहीं वो सवाल नहीं कर सकते, जिन्हें रोटेशन यानी रोलिंग का ज्ञान नहीं वो भी नहीं कर सकते। तो रोलिंग और सर्कुलर का अच्छा कंबाइंड क्वेश्चन। अगला सवाल पर आ जाएं। अच्छा, कितने बच्चों ने बिल्कुल यही सोच लिया था? शाबाश, नोट करते चलो, जल्दी, बातचीत नहीं। सवाल नंबर क्या रफ करते बेटा? ऐसे थोड़ा जल्दी नोट करें ताकि इसे रफ करने में थोड़ी। तो बेटा, कोई भी बॉडी अगर अंडर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मोशन कर रही है। अच्छा, एक बात बता सकते हो मुझे बच्चों? बड़ी उम्मीद से तुमसे पूछ रहे, देखे बता पाते हो कि नहीं। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, राइट? नॉर्मल कहाँ ज्यादा होगी, इनिशियली कि फाइनली? सोच समझ के आराम से बताओ। नॉर्मल यहाँ ज्यादा कि यहाँ ज्यादा? हाँ जी, अगर तुम्हें याद हो तुम याद करके देखो, रफ्तार यहाँ तेज होगी कि यहाँ? नहीं समझे। सुन ध्यान से, मैं पूछ कह रहा हूँ, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल कहाँ ज्यादा होगी, टॉप पे कि बॉटम पे? तो आपने कहा सुनिए सर, नॉर्मल का जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन है fc प्लस। अच्छा, mg तो यहाँ भी काम करेगा, mg यहाँ भी काम करेगा, बदल कौन रहा? और fc का फार्मूला और mv स्क्वायर बाई r में कौन चीज है जो बदल सकती है? क्या यहाँ पर वेलोसिटी है? 0। तो नॉर्मल के नाम पर कितना होगा? केवल mg। नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? और वेलोसिटी बढ़ेगी तो mv स्क्वायर बटे r भी, ये भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा
mg कांस्टेंट है, तो इसके बढ़ने से इसके ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n है, तो v बढ़ेगा तो mv स्क्वायर बटे r बढ़ेगा, तो नॉर्मल भी बड़ी होगी। तो एक्सप्रेशन कौन सा सही है? n इनिशियल ग्रेटर देन n फाइनल, n फाइनल ग्रेटर देन n इनिशियल। क्या सोच लोगे? ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। चलिए सवाल संख्या 8 नंबर शीट का क्वेश्चन संख्या 8। क्या बेटा रफ्तार तेज तो नहीं हो रही? एक ही तो मेंटेन रखनी पड़ेगी। रख कर हटा दे बेटा, ऐसे हटा दे। तेज है। देखते हैं बेटा, अगर टाइम बच गया तो सोचते हैं। हाँ जी, आंसर दीजिए। A sphere is rolling down a plane of inclination theta to the horizontal. The acceleration of its center down the plane. और ध्यान सुने, एक्चुअली आपको चीजें कंपेयर करनी, आपको कंपैरिजन करना है क्या असल में हो रहा। सपोज करो हमने दो इंक्लाइनेशन एक साथ तैयार कर ली, ये भी थीटा पर और ये भी थीटा पर। चेक करो भाई, बच्चे बातें नहीं आपस में, प्लीज कनेक्ट रहो भाई, कनेक्टिविटी का खेल है। बॉडी यहां रखी है, सपोज करो केवल स्लाइड करे, क्या करे बॉडी? और अगर स्लाइड करेगी, स्लाइड करने का मतलब फिसल रही है, और फिसलने का मतलब होता है बेटा केवल और केवल क्या कर रही है? ट्रांसलेट कर रही है। और ट्रांसलेट करते वक्त इसे केवल एक फोर्स खींचेगा, कोई घुमाएगा नहीं। और खींचने वाले फोर्स का नाम क्या था? mg sin थीटा। mg sin थीटा में से m हटा दो तो एक्सेलरेशन के नाम पर बचता है a बराबर g sin थीटा। तो बॉडी अगर कोई टॉप सरफेस पर, इस बात को थोड़ा सा फील करके समझो बेटा, कि अगर किसी बॉडी को किसी टॉप सरफेस पर छोड़ दिया जाए तो क्या वो ट्रांसलेट यानी स्लाइड करते हुए नीचे आएगी? और स्लाइड करते हुए जब नीचे आएगी तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? a बराबर g sin थीटा। अब सुनो ध्यान से, ये मामला कब का है? ये मामला कब का है? ये मामला तब का है जब यहां पर फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, स्मूथ सरफेस है, म्यू बराबर कितना है? 0। अच्छा बताओ, हमने एक ऐसी इंक्लाइंड सरफेस डिजाइन कर ली जिसमें म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब सरफेस स्मूथ, इसका सरफेस में रफनेस है, और रफनेस है तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा भी प्लस फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन आई थिंक सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये वाला फ्रिक्शन जो कि इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन पर काम करेगा, वो F मल्टीप्लाई बाई या FS मल्टीप्लाई बाई R बन के टॉर्क बनाएगा जो इस बॉडी को घुमाएगा। तो बॉडी घूमेगी भी प्लस चलेगी भी। तो ऐसा करते वक्त बॉडी क्या कर रही है? रोलिंग कर रही है। और रोलिंग के वक्त एक्सेलरेशन कितना होता है? बोलते जाओ बेटा। रोलिंग के वक्त एक्सेलरेशन होता है AR बराबर, बोलते जाओ बेटा, g का sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आंसर दीजिए। इस वाले केस में तुम लोग लगातार बातें कर रहे हो बेटा, एक तो क्लास में पार्टिसिपेट करो, ऊपर बातें कर रहे हो, मार खा जाओगे। a बराबर g sin थीटा, नीचे कौन है? 1। यहां AR बराबर g sin थीटा में 1 से कुछ, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ऐसा कह दे, ऐसा कह दे कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर घटेगा। तो बताओ किस केस का एक्सेलरेशन? अगर मैं से फर्स्ट केस नाम दे दूं केस ऑफ स्लाइडिंग, और सेकंड केस का नाम दे दूं केस ऑफ रोलिंग, तो किस केस में एक्सेलरेशन बड़ा होगा? स्लाइडिंग में कि रोलिंग में? स्लाइडिंग में। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पढ़ ले, 8 नंबर पढ़ ले। कह रहा है स्फीयर इज रोलिंग, स्फीयर इज रोलिंग डाउन द प्लेन at the inclination theta to the horizontal, the acceleration of center down the plane। बोलो भाई, रोलिंग कर रहा, रोलिंग, रोलिंग का मतलब पहला केस कि दूसरा? तो आई थिंक एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा से थोड़ी कम होगी। शाबाश, g is less than g sin थीटा। बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, क्या 7th नंबर सवाल कर लेंगे बेटा? केवल फार्मूला बेस पर है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, ये बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। सेंटर ऑफ व्हील रोलिंग ऑन सरफेस। बेटा अगर तुम्हें याद हो तो इस बात को हम लोगों ने आज रिपीट मारा है कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है और प्लस ट्रांसलेट भी कर रही है, तो ऐसा करते वक्त अगर ये स्टेज ऑफ प्योर रोलिंग है, कैसी स्टेज बेटा? प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के वक्त v बराबर
आर ओमेगा, बशर्ते ग्राउंड कैसा हो, रेस्ट पर हो। यार प्लीज बात नहीं बेटा, इतनी बात डन। अच्छा बताओ, इधर ट्रांसलेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी थी, v, और रोटेशन की वजह से कितनी थी, आर ओमेगा। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? और आर ओमेगा किसके बराबर है, v के, तो v प्लस v इज इक्वल टू 2। क्या याद आ रहा? कल सब बातें डिस्कस करी है। अच्छा बताओ, इसमें आगे वेलोसिटी कितनी है ट्रांसलेशन की, v, और पीछे कितनी है बेटा, आर ओमेगा। अच्छा आर ओमेगा किसके बराबर है, v के, तो आगे भी v और पीछे भी v कैंसिल, नेट वेलोसिटी इसकी कितनी बेटा, 0। आगे की तरफ वेलोसिटी बोलो इसकी कितनी, v, नीचे की तरफ बच्चों कितनी, आर ओमेगा। अगर केस ऑफ प्योर रोलिंग है तो v बराबर आर ओमेगा, आर ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, v, तो एक v आगे एक v नीचे, तो क्या नेट v निकाल सकते हो? अरे फिजिक्स कहती है किसी भी क्वांटिटी पर, किसी भी पॉइंट पर अगर एक से ज्यादा वेक्टर एक्टिव हो तो हम उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो एक वेलोसिटी आगे की तरफ बोलो किसने दी, रोटेशन ने की ट्रांसलेशन ने, और ये वाली किसने दी है, तो हम क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? तो रिजल्टेंट आ जाएगा दोनों के, अच्छा दोनों के बीच एंगल कितना, 90। तो आई थिंक 90 डिग्री पर दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट आता वो आता v√2। क्या फार्मूला बता सकते हो क्या लगाया, r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई डाउट तो नहीं बेटा? शाबाश। क्वेश्चन कह रहा था सेंटर ऑफ व्हील अगर v0 से चल रहा है तो रिम का वो पार्टिकल जो सेम लेवल पर है, सुनिए ध्यान से सुनिए, रिम का वो पार्टिकल जो सेम लेवल पर है। बताओ इस सेंटर ऑफ मास के लेवल पर रिम के कितने पार्टिकल हैं, एक ये भी और एक ये भी। इसकी वेलोसिटी v√2 नीचे की तरफ है, और इस वाले में ये ट्रांसलेशन का v आगे, ये r ओमेगा यानी v ऊपर, तो रिजल्टेंट यहां v√2 ऊपर की तरफ आएगा बेटा। ये लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था अच्छे से, राइट। चलो सेकंड नंबर, दूसरा गलत हुआ तुम्हारा, दूसरा, हाँ दूसरा बताओ, कोई कह सकता कुछ? हाँ जी है बेटा, ऑल ऑफ दूसरे वाले का सॉलिड स्फीयर करेगा, अभी बताते हैं, थोड़ा सुनो। टॉप पे रहेगा, कुछ समय रुकेगा। चलो बच्चों, ये कोई इंक्लाइनेशन है जो जमीन से कितने पर है, फटाफट सारी बातें लिखते हैं। ये कोई बॉडी है, सपोज करो बेटा वो ट्रांसलेट भी कर रही है, और इसका तो वो रोल कर रही, और रोल करते वक्त जो एक्सेलरेशन होगा, बातें नहीं करें बेटा, आप लोग आलस कर रहे हैं, पता है, रोल करते वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उसका नाम होगा ए रोलिंग, आंसर g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बात समझिए बहुत ध्यान से। सपोज करो जो यात्रा शुरू हुई है, वो यात्रा शुरू हुई बेटा t बराबर 0 पर, और यात्रा खत्म हुई है किसी टाइम t बराबर t पर, राइट। कोई समस्या? अच्छा मान लो ये जो डिस्टेंस है सरफेस की, ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो s, ये s। क्लास आप लोग प्लीज बेटा कम्युनिकेट करना बंद करें, बातचीत ना करो भाई प्लीज, मत बातचीत करो। क्या मिल रहा तुम्हें? आलस करोगे, बातचीत करोगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर आपका सवाल लग चुका है, बता से नहीं करो आकाश, अगर इसका आपका सवाल लग चुका है तो भी चीजें सुनते रहो, कम से कम रिकॉल होगी, ठीक। सुनो ध्यान से, एक बॉडी है, पता नहीं कौन सी बॉडी, मैंने पता, ये कुछ भी हो सकता है, ये सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, कुछ भी हो सकता है। इसका mr² डिसाइडेड नहीं है, और अगर mr² डिसाइडेड नहीं है तो एक बात जनरल से बता दें कि आप किसी बॉडी के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते बशर्ते बॉडी का आपको k²/r² जब तक पता नहीं। अब हर बॉडी का k²/r² बदलेगा, सुनना मत ध्यान से। हम कहते हैं किसी इंक्लाइनेशन, किसी ढलान पर टॉप में आप कोई भी बॉडी रख दो,
उसका जो रोलिंग एक्सेलरेशन है, उस रोलिंग एक्सेलरेशन में जितने लोग आ रहे हैं उनमें जी सबके लिए एक जैसा रहेगा। ग्रेविटी का व्यवहार सबके लिए जैसा। इस ढलान का एंगल फिक्स करके यहां चाहे डिस्क रखो, चाहे हॉलो स्फीयर, चाहे सॉलिड स्फीयर, चाहे रिंग, सबके लिए थीटा भी सेम। तो जी सबके लिए सेम, थीटा सबके लिए सेम, 1 सबके लिए सेम। तो बदल क्या रहा है? k²/r²। बॉडी का शेप अलग अलग तो k²/r² अलग अलग, और किसी बॉडी का जो k²/r² है वो दरअसल उसके mr² का कोफिशिएंट होता है। क्या बात पकड़ पा रहे हो ना? चला सुनना। तो मुझसे अगर कहते कई सारी बॉडी ले ले, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी था t/0 पर छोड़ा था, और यहां पर वेलोसिटी कितनी आ गई है? ये t/t पर मान लो कोई वेलोसिटी आ गई, ऐसे कोई वेलोसिटी आ गई नीचे की तरफ, अब कितनी वेलोसिटी आ गई? v। अच्छा बताओ क्या यूनिफॉर्म मोशन है कि एक्सीलरेटेड मोशन है? मतलब इसमें एक्सीलरेशन है या नहीं है? और अगर एक्सीलरेशन है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब एक बात कर भाई, सिंपल सी बात है, g कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, और शेप के हिसाब से k²/r² कांस्टेंट, तो क्या सब कुछ कांस्टेंट हो गया? और कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन के अंडर में आप लगा सकते हो तीनों इक्वेशन के फार्मूले, तीसरी चौथी जो भी लगाना हो आप लगा सकते हो। v = u + at। सपोज करो इसे आपने रेस्ट से रिलीज किया है, तो रेस्ट का मतलब u = 0, तो v बराबर किसके आ गया? v = at। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अच्छा बताओ वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है? वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है? अरे दो बातों पर, एक्सीलरेशन और टाइम। सपोज करो हम आपसे कहते हैं कि सबको t टाइम तक गिरने दो, बहुत ध्यान सुनना बेटा, हमने आपसे कहा सबको t टाइम तक गिरने दो, सबके लिए t सेम कर दो, t सेम फॉर ऑल, तो क्या बताओ वेलोसिटी केवल एक बात पर डिपेंड हो जाएगी? किस पर? इतना बताना। हम कहते हैं आपसे कि वेलोसिटी चेक करो जब सबको सेम टाइम तक गिरने दिया जाए, मतलब वहां से रिंग छोड़ दो, देखो क्या क्या छोड़ सकते हो। आओ भाई हम रिंग छोड़ने जा रहे हैं, और रिंग छोड़ोगे तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो बेटा कितना? I = mr²। किसके अबाउट? इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट। हम रिंग के अलावा और क्या क्या छोड़ सकते हैं? एक डिस्क छोड़ सकते हैं, डिस्क का I बोलो कितना बेटा? mr²/2। क्या हम स्फीयर छोड़ सकते हैं? स्फीयर की दो कैटेगरी, पहले हम जा रहे हैं स्फेरिकल शेल छोड़ने। स्फेरिकल शेल का मतलब I = 2/3mr²। फिर हम जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर छोड़ने। आई थिंक सॉलिड स्फीयर बराबर बोलो बेटा I = 2/5mr²। हमें बारी बारी से इतने सारी बातें छोड़ दो, एक एक करके छोड़ दो, कोई डाउट तो नहीं? अब सुनना ध्यान से, हमने सारे शेप एक साथ छोड़ दिए, सब रेस्ट से छोड़े थे, और अगर रेस्ट से छोड़ोगे तो सबका u कितना बेटा? 0 हट गया। v = u + at में u कितना? 0, तो v बराबर कितना बचा? 80। हमने आपसे कहा सबको सेम टाइम तक गिरने दो, तो सबके लिए क्या सेम कर दिया? टाइम। तो अब वेलोसिटी की डिपेंडेंसी केवल किस पर बची? एक्सेलरेशन, क्योंकि जो सेम उसका कंपैरिजन नहीं होगा, जो कम ज्यादा उसका कंपैरिजन होगा। अच्छा तो एक्सेलरेशन किस बात पर डिपेंड कर रहा? लिखा हुआ, लिखा। एक्सेलरेशन किस बात पर डिपेंड कर रहा? क्या g पर डिपेंड कर रहा? अरे g तो सबके लिए, थीटा भी सबके लिए, 1 भी सबके लिए, क्या अलग अलग है? k²/r²। पकड़ना जरा बात को ध्यान से, इसका k²/r² कितना है? 1, इसका k²/r² 1/2, इसका k²/r² 2/5, अलग अलग k²/r²। अब आंसर देना बेटा। क्या वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है तो मैंने लिखा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k²/r²। अब सुनना ध्यान से, हमने कहा वेलोसिटी में दो चर्चाएं महत्वपूर्ण है, मिनिमम और मैक्सिमम, उन्हीं की बात होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आंसर बताइएगा, इसके बगल में कोएफिशिएंट कितना है? 1, सबसे बड़ा नंबर। ध्यान देना, ये 1 है, मैं लिखने जा रहा हूं सबका k²/r² बारी बारी से चेक करना बेटा। ये कितना है? 1। अच्छा यहां कितना है? 1/2 का मतलब 0.5, यहां 2/3, और 2/3 का मतलब 0.67। ऑर्डर चेक करते जाना, यहां 2/5 का मतलब 0.4। कोई डाउट तो नहीं? तो आपने कहा सबको रेस्ट से गिरने दो, तो यहां तक वेलोसिटी v = 80, क्योंकि सब रेस्ट से गिरे तो सबका u 0, टाइम सबके लिए सेम, तो वेलोसिटी की डिपेंडेंसी एक्सेलरेशन पर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन k²/r² के इनवर्सली। तो बताओ जरा सा, जिसके लिए k²/r² मिनिमम होगा उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, तो बॉटम तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी भी, या सेम टाइम गिरने के लिए दोगे तो सेम टाइम में सबसे तेज रफ्तार कौन पकड़ेगा? सबसे तेज रफ्तार वो पकड़ेगा जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा।
और सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन बेटा उसका होगा जिसका k स्क्वायर बटे r स्क्वायर मिनिमम होगा। सोच समझ के बताओ, इनमें सबसे कम k स्क्वायर बटे r स्क्वायर आई थिंक 0.4 लिखा हुआ, ये किसके लिए है? सॉलिड स्फीयर। तो अगर सेम टाइम तक इन चारों को गिरने दिया जाए, तो t टाइम तक गिरने दिया जाए, तो सबसे धीमी रफ्तार किसकी होगी? आराम से सोच ना, हमने कहा सबसे तेज किसकी होगी? आपने कहा जिसका ये मिनिमम उसका ए मैक्सिमम, जिसका ए मैक्सिमम उसका वी बी मैक्सिमम। अब हम सवाल कर रहे हैं किसका वेलोसिटी मिनिमम होगा। तो मिनिमम का मतलब अगर आपको वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए एक्सेलरेशन भी मिनिमम होना चाहिए, और इसके मिनिमम होने के लिए इसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो k स्क्वायर बटे r स्क्वायर क्या इन सब में सबसे बड़ा रिंग का है? तो रिंग की वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगी। क्या सोच लोगे? ये मामला कब का है? जब सबको सेम टाइम तक गिरने दिया। अब सुनो सवाल, सबको सेम डिस्टेंस गिरने दो। सवाल बदल रहा है, आयाम बदल रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। हमने क्या किया? सबको सेम टाइम तक गिरने दो, तो v बराबर u प्लस nt सोचा। अच्छा बताओ, एक और बात, बहुत ध्यान से, यहां से यहां तक डिस्टेंस सोचने का नजरिया है। हम सवाल नहीं करा रहे, हम आपको बता रहे हैं किस किस डायमेंशन में आप सोच सकते हो, और हर केस केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाले फार्मूले से हो जाएगा। अच्छा बताओ, यहां से यहां तक गिरने में डिस्टेंस कितनी चली? शुरुआती रफ्तार कितनी थी? हमें रिलीज किया था, रिलीज छोड़ दिया, शुरुआती रफ्तार कितनी? 0। गिरे कितना? s। टाइम कितना इन्वॉल्व हुआ? 0 से लेकर t। तो पूरे t टाइम में क्या आपने s यात्रा करी, और यात्रा की शुरुआत में आपकी रफ्तार कितनी थी? 0। हम जा रहे हैं s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। देखो कितने तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं। पहले वाले में क्या सेम था बेटा? प्लीज फोकस करो। हमने कहा ना कनेक्टली, क्या सेम था? सबको सेम टाइम तक गिरने, सबको आधे घंटे गिरने के दौरान में सबसे तेज कौन आएगा वो पता किया, सबसे धीमे कौन आएगा ये पता किया, और सबको सेम डिस्टेंस गिरने दो। भले कोई देर से आए, कोई जल्दी आए, कोई धीमे धीमे आ रहा, पकड़े गए रफ्तार, कोई बहुत तेज आ गया, ऐसा कुछ होगा। अगर सबको सेम डिस्टेंस गिरने दिया जाए तो सबके टाइम सेम नहीं आएंगे, बल्कि सबके टाइम अलग अलग आएंगे। आप खुद ही देखना इस बात को। अच्छा, शुरुआत में रफ्तार कितनी? 0। तो यूटी वाला टर्म कितना? 0। क्या बचा बेटा आपके पास? s बराबर, बोलते जाओ, s बराबर हाफ ऑफ at स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो आई थिंक 2s बराबर at स्क्वायर। a को नीचे भेज दो, तो 2s अपॉन a बराबर t स्क्वायर। सो t बराबर किसके? t बराबर अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन a। कोई डाउट तो नहीं बेटा? सो t बराबर क्या टाइम डिपेंड करेगा? और टाइम किस किस पर डिपेंड कर रहा? दो तो कांस्टेंट नंबर है, टाइम किस किस पर डिपेंड करेगा? तो टाइम डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पर। हमने आपसे कहा है कि सभी को सेम डिस्प्लेसमेंट, सभी को सेम डिस्प्लेसमेंट गिरने दो, सभी को सेम डिस्प्लेसमेंट गिरने दो, सबको एस एस गिरने दो, सबके लिए एस सेम, 2 सेम। तो टाइम कैसा बचा? टाइम बचा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके? अंडर रूट ऑफ ए के। अच्छा, ए का अपना फार्मूला k स्क्वायर बटे r स्क्वायर से कैसे कनेक्टेड है? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, हाँ जी बोलिए 1 अपॉन, क्या 1 अपॉन में k स्क्वायर r स्क्वायर चला जाएगा? सो 1 अपॉन में जाने का मतलब ये यहां कहीं पहुंचा। अच्छा, अपॉन वाली चीज उछल कहां चली जाएगी? ऊपर। सो आई थिंक ये चला जाएगा अंडर रूट के अंदर कुछ k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सोचने का तरीका है बेटा, आंसर नहीं चलना है, हम केवल एक एक चीज लॉजिकली सोच रहे हैं, आंसर देना। अब की बार हमने क्या किया है? अब की बार हमने चारों पांचों शेप ले लिए, और सबको क्या सेम दिया? सबको क्या सेम दिया? हमने कहा सब लोग गिरो, बराबर बराबर दूरियां चलो, देखे कौन फर्स्ट आता है कौन लास्ट। रेस चल रही सारे शेप्स की, रेस चल रही, सब लोग एक ही दूरी दी गई, जो फर्स्ट पहुंचेगा रेस जीत जाएगा। देखते कौन रेस जीतता है। तो रेस का जीतना किस पर डिपेंडेंट है? सेम डिस्टेंस चलने में किसने सबसे कम टाइम लिया? जो टाइम सबसे कम लेगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। कोई डाउट तो नहीं? और जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा उसके लिए k स्क्वायर बटे r स्क्वायर सबसे कम होगा। अच्छा सुनो, सारे फैक्टर उलट पुलट के जो सामने बातचीत निकल कर आई, क्या ऐसा कह सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर बटे r स्क्वायर? यानी टाइम सबसे ज्यादा उसका जिसका k स्क्वायर बटे r स्क्वायर सबसे ज्यादा। तो k स्क्वायर बटे r स्क्वायर आई थिंक रिंग का सबसे ज्यादा है, तो रिंग सबसे ज्यादा टाइम लेगा। जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो सबसे देर से आएगा। तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? जो सबसे जल्दी पहुंचेगा वो टाइम सबसे कम लेगा। जो सबसे कम टाइम लेगा उसका k स्क्वायर बटे r स्क्वायर सबसे कम होगा, और सबसे कम k स्क्वायर बटे r स्क्वायर किसका? तो बात तो एक ही जैसी आ रही यार, कि पिछली बार रफ्तार सबसे तेज किसकी थी?
सॉलिड स्फीयर की। जो सबसे तेज रफ्तार पकड़ेगा वही रेस जीतेगा। सबसे तेज रफ्तार किसकी? सॉलिड स्फीयर की। सबसे जल्दी भी कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर। सबसे धीमी रफ्तार किसकी थी? रिंग की। सबसे देर से कौन पहुंचेगा? रिंग। कोई डाउट तो नहीं? इसे नोट के फॉर्म में लिखे फटाफट जल्दी से। एक मिनट रुक जाओ बेटा, बस आते हैं उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला काइनेटिक एनर्जी का है क्या? अरे नहीं सुनो बेटा, सुनो, ये सेकंड नंबर सवाल नहीं है। अभी ये सेकंड नंबर सवाल नहीं चल रहा। आप आराम से नोट कर लें, एक अलग चीज याद आ गई, इसे आप एग्जांपल के फॉर्म में नोट कर लें बेटा। अभी सेकंड नंबर सवाल नहीं आए। अगर तमाम सारे शेप, मैं इस बात को लिख दे रहा हूं बेटा बहुत ध्यान से। इस बात को ऐसे लिख रहा हूं मैं। अगर सारे शेप सेम टाइम तक गिरने दिए जाएं, तो टी से अगर सारे शेप सेम टाइम तक गिरने दिए जाएं तो टी सेम। टी सेम राइट। तो v बराबर, ये पहला आर्टिकल है, v बराबर u प्लस ए टी, ये खत्म। तो v प्रोपोर्शनल टू a, क्योंकि टाइम कैसा है? सेम। बातें नहीं। v प्रोपोर्शनल टू a और a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये सोचने का तरीका है। क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो? नहीं। अरे यार तीन इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके आधार पर सोच रहे हैं हम लोग, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। राइट। अगला केस, अगर सभी सेम डिस्टेंस गिरे, अच्छा यहां रेस नहीं हो सकती बच्चों, और ध्यान सुनो, सुनते भी रहो। यहां रेस नहीं हो सकती। क्यों? सबको सेम टाइम दे रहे हो, तुम खाली ये चेक करो किसने सबसे बढ़िया रफ्तार पकड़ी, आप ये चेक कर सकते हो। रेस यहां हो सकती है। एक जैसा सबको पाथ दे दिया। देखो ध्यान से क्या किया गया है। अगर सभी को सेम डिस्टेंस दी जाए कि चलो भाई कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन देर से पहुंचेगा, अब की बात टाइम अलग अलग होगा। आप ऐसा कह सकते हो कि सेम टाइम तक गिरने दोगे तो v अलग अलग होगा, और अगर सेम डिस्टेंस गिरने दोगे तो टाइम अलग अलग लगेगा। और टाइम का फार्मूला आएगा s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर से। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो s बराबर हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आई थिंक 2s अपॉन a is equal to t square, so t is equal to under root of 2s upon a, right, which is proportional to 1 upon root a, which is inversely proportional to k square upon r square। ये चला जाएगा ऊपर, तो डायरेक्टली लिख सकते हो इस बात को, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डन बेटा।
एक और बात, बहुत छोटी सी, बहुत छोटा की पॉइंट, ये मामला कब का है? बोलो बेटा, जब क्या चल रहा? ये मामला, सब मामला प्योर रोलिंग का है। नाइस वन, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। नहीं, हकीकत है, इस गाने का कोई जोड़ नहीं। मॉर्निंग दिमाग से यार प्लीज यार, पता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम में से किसी का मन नहीं लग रहा, हम जानते हैं। टॉपिक के लास्ट में टॉपिक को तुम मैकेनिक्स को तुम विदाई दे नहीं पा रहे हो, तुम मन ही मन रोज आ रहे, खत्म हो गई है। अब ये कभी नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है? मेहनत करो तो सिलेक्शन हो जाएगा, दोबारा कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्या कहते हो? क्या दोबारा मिलना चाहते हो? क्या ऐसा मिलना नहीं, इसको हंस के विदाई दो। प्लीज यार प्लीज। अच्छा, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप सेम टाइम अलाउ करोगे तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये मामला कब का है? बोलो बेटा प्लीज बोलो। ये मामला प्योर रोलिंग का। अब सुनो सवाल संख्या 2 की बातें। क्या इसे आप कर दें? ये बातें नहीं है। क्या तुम सब खाना वाना खा के आए क्या? तो तुम्हें भांग जैसा नशा क्यों चढ़ा है बताओ? सब धुंधवा रहे हो यार। चाय बटवा देते। चाय पियोगे? चाय पियोगे? यही बात करते। आज चाय बटवा देते, ठीक है। नहीं यार बहुत दिन से हो गया, अच्छा नहीं लगता। आप लोग बार बार कहते हैं, मना करना। यार बेटा प्लीज, चाय में पता है क्या होता है? कॉफी में कैफीन होता है, चाय में थीन होता है, तंबाकू में निकोटीन। तीनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। देखो यार, ए सुनो, हेलो, पानी नहीं C2H5। अगर तुमने दोबारा C2H5OH का नाम लिया, इतना मारेंगे लेने लायक नहीं बचोगे। अगर दोबारा C2H5OH का नाम लिया, इतना मारेंगे कि ये अगर दम भर खिलाया जाएगा तब भी नहीं चल पाओगे। ये सही लिखा ना? ग्लूकोज है? क्या हुआ? अरे इतनी थोड़ी बहुत चलते फिरते आती है। इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख सकते हैं भैया, पढ़ा मुझे पढ़ा रहे। इसमें 6CO2 मिला दो। आई थिंक 6CO2 नहीं 6O2 मिला दो तो 6CO2 + 12H2 बनेगा शायद, कि 6H2 बनेगा। ये ओ है ना, ऑक्सी रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं? नहीं ये आप नहीं सुनो, इधर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से। इस बॉडी को समझ दो। बेटा भटको नहीं टॉपिक से, टॉपिक पे रहो। वो थोड़ी बहुत मनोरंजन के लिए हम लोग C2H5OH ले आए, बस बातों बातों में ले आए। अरे यार C2H5OH के बराबर तो नशा हम लोग के पास हमेशा रहता है। क्या कहते हो? चलो ध्यान से देखो, इस बॉडी को देखो, इस बॉडी को। पूरे शरीर में सबसे मजबूत हिस्सा यही होता है, और सोचो सबसे कमजोर होता है तुम्हारा ये। बकवास नहीं करो यार तुम लोग। ये बॉडी, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बॉडी अगर प्योर रोलिंग फॉलो नहीं कर रही, बेटा हंसी मजाक के बाद तुरंत टॉपिक पर आ जाया करो। अगर बॉडी प्योर रोलिंग फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब बॉडी क्या कर रही? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, आई थिंक कह रहा है कि किसी बॉडी को किसी इंक्लाइन सरफेस से छोड़ दिया गया, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क सबको छोड़ दिया गया, और फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लिनेशन एट द सेम
एंड सफिशिएंट सॉरी फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू अलाउ प्योर रोलिंग। अच्छा तो प्योर रोलिंग नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा? स्लिपिंग। स्लिपिंग कल बताया था। अरे प्योर रोलिंग नहीं होगा तो बंगेड़ियों सब भूल गए। क्या लिखा है? हेलो, कल सिखाया था यार, तुम कैसे हो बच्चों? v माइनस आर ओमेगा ग्रेटर देन। अच्छा v बड़ा होगा कि आर ओमेगा? तो क्या सेंटर ऑफ मास ज्यादा ट्रांसलेट करेगा लेकिन कम रोटेट करेगा, राइट? तो क्या बॉडी आगे ज्यादा चलेगी, घूमेगी कम, तो इसका मतलब स्लिप करेगी आगे की पीछे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। फ्रिक्शन कहां लगेगा? बैकवर्ड, ताकि वो v को कम 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 करते करते किसके बराबर ले आए? आर ओमेगा। जैसे v बराबर आर ओमेगा क्या शुरू हो जाएगा? रोलिंग। शाबाश, सुनो ध्यान से और सुनो। इतनी बात डन ना? चलो, तो आई थिंक इस बॉडी को ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन कहा गया कि फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड प्योर रोलिंग। और जब भी याद रखना बेटा, इफ नो प्योर रोलिंग, आप बेटा चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो, इफ नो प्योर रोलिंग, अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो 100% स्लिपिंग है। और अगर बेटा स्लिपिंग है तो इसका मतलब स्लाइडिंग है। अगर स्लिपिंग है, स्लिप का मतलब स्लाइड करना, और अगर बॉडी स्लाइड कर रही तो उस पर इसका इफेक्ट हावी है, ट्रांसलेटरी इफेक्ट हावी है। और ट्रांसलेटरी इफेक्ट के नाम पर बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर कौन काम करता है बेटा? जी का साइन थीटा। अच्छा बेटा एक बात सिंपल सी बताओ, क्या इसमें ए आर बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर लग सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्योर रोलिंग का था। और जैसे प्योर रोलिंग सवालों में हटाएगा तो अगर प्योर रोलिंग नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है? और स्लिपिंग का ही मतलब क्या हो रहा है? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब हो रहा है ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन में याद करो, नीचे mg काम कर रहा था, इधर mg का cos थीटा, mg का, तो mg का g sin थीटा इसे नीचे लाएगा। तो g sin थीटा कोई बॉडी ने तो सब पे काम करेगा। क्या g सबके लिए अलग अलग है? क्या शेप के हिसाब से g बदलेगा क्या? अरे पृथ्वी का व्यवहार सबके लिए जैसा, जी सबके लिए सेम। अच्छा बताओ, अगर ये इंक्लिनेशन थीटा फिक्स कर दें तो क्या थीटा भी सबके लिए फिक्स हो गया? तो यहाँ कितने भी शेप रख दो सबके लिए जी फिक्स है, थीटा फिक्स है, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम है। और अगर एक्सेलरेशन सेम है तो बताओ सब सेम टाइम पर आएंगे अलग अलग? बोलो बोलो, सेम टाइम पर आएंगे। सबके नीचे आने का टाइम सेम। पूछो कैसे? पूछो कैसे? अरे s बराबर हेलो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब छोड़े गए रेस्ट से, तो u बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा? क्या यही हो जाएगा क्या लिखा है? 2s अपॉन a। कोई राइट तो नहीं? कोई डाउट, कोई समस्या? अच्छा एक ही जगह क्या लिखोगे? क्या समझ रहे ना? अगर एक ही जगह लिखोगे बेटा जी साइन थीटा, अब बताना जरा, सबको सेम डिस्टेंस गिरने दो तो सबके लिए s सेम, s सेम, 2 सेम, g सेम, थीटा सेम, तो सबको साइन टाइम भी सेम लगेगा। टाइम विल बी सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम टाइम। यार बच्चों अच्छा बताओ, अगर प्योर रोलिंग हो रही होती तो टाइम सेम लगता कि अलग अलग? अभी यही डिस्कस किया था पहली वाली फोटोज में कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो सबके नीचे आने का टाइम अलग अलग। लेकिन अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही, इसका मतलब प्लीज समझो, इसका मतलब क्या हो रहा है? स्लिपिंग या स्लाइडिंग। और स्लिपिंग स्लाइडिंग में ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर में काम करके केवल जी साइन थीटा काम करेगा। जी सबके लिए सेम होगा, ग्रेविटी का व्यवहार सबके लिए जैसा, और इंक्लाइनेशन भी सबको आपने एक जैसा दे रखा है, थीटा भी एक जैसा। तो जी एक जैसा, थीटा एक जैसा, मतलब जी साइन थीटा एक जैसा, एक्सेलरेशन एक जैसा, गिरने वाली डिस्टेंस एक जैसी, 2 एक जैसा, तो टाइम भी सबके लिए सेम लगेगा। यानी सभी एक साथ जमीन पर आएंगे। कोई समस्या तो नहीं बेटा? चलो शाबाश। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट कोई समस्या? अच्छा बताओ, उसने ये कहा है कि फ्रिक्शन एब्सेंट है। बेटा प्लीज बहुत अधिक मत सोचो, उसने क्या कहा? फ्रिक्शन एब्सेंट है क्या? और सवाल पढ़ लो, तीसरा दूसरा तीसरा मिला के पढ़ो। फ्रिक्शन एब्सेंट है कि कम है? प्लीज सभी लोग पढ़ें, सभी लोग। हम किसी बच्चे से पूछ सकते हैं तीसरे नंबर सवाल के बारे में, दूसरे तीसरे के बारे में।
देख रहे हैं बेटा, डन। चलो, क्या फ्रिक्शन है कि नहीं है? लेकिन सफिशिएंट तो प्योर रोलिंग, लेकिन रोलिंग तो रोलिंग होगी तो इसका मतलब यहां से यहां तक आते आते आंसर बोलना एक बार में, गड़बड़ मत करना। यहां इसके पास कौन सी एनर्जी है? क्या इसके पास हाइट है? और हाइट है तो क्या इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है? अगर मास m है, ग्रेविटी जी है, तो पोटेंशियल कितनी है? तुम सब सो क्यों नहीं जाते? कल से क्लास में सो जाया करो। तो तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं, तुम पढ़ने क्यों आए? बुजुर्गों जैसा तुम्हारा अभी व्यवहार है, भविष्य में क्या करोगे यार बताओ? लाइफ बहुत छोटी है, फटाफट सिलेक्शन तो निकलो यहाँ से, बहुत सारी जिंदगी तुम्हें जीनी है। चल 5 साल यही सिलेक्शन लगा दोगे, 6 साल MBBS करोगे, 2 साल प्रैक्टिस करोगे, फिर क्या बचेगा जीवन में? यही करते रहो, क्या खा लेंगे? मतलब आप डॉक्टर में हाँ इत्मीनान से बैठना। फिर भैया लाइफ जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि ट्राई टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। कोशिश करिए जीवन के हर क्षण को, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ तैयारी एंजॉय करके करो, प्रेशर लेके नहीं। प्रेशर लेने से कोई काम अच्छा नहीं होता। बकवास नहीं यार, हाँ पता तुम क्या सोच रहे हो, सब पता है। इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है लेकिन फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है, और अगर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है तो बॉडी प्योर रोलिंग नहीं करेगी, लेकिन रोलिंग तो करेगी। और बॉटम पे जब आएगी बेटा तो इसके पास रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी होगी, और रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला हाफ ऑफ mv² 1 + k² अपॉन r²। बहुत सोच समझ के बताना बेटा, ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है, ये जो काइनेटिक एनर्जी आई किसकी कॉस्ट पर आई है? आंसर दिया करिए, क्या ये पोटेंशियल के लॉस की कॉस्ट पर आई है? अच्छा, सबके पास पोटेंशियल कैसा है? सेम, क्योंकि सबका मास देखो जरा, मास सेम, हाइट भी सबकी सेम, तो वहां पर केवल पोटेंशियल है जो कि यहां तक आते आते पूरी तरह किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ जी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन सुनो ध्यान से, फ्रिक्शन भी तो काम कर रहा है और बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रही। काश प्योर रोलिंग होती, क्या होती? तो प्योर रोलिंग में रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं करता। बॉडी क्या कर रही? रोल कर रही कि स्लाइड करते आ रहे। स्लाइड का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? अभी भगेड़ियों भूल गए, पहला पॉइंट लिखवाया था बोल के। अरे बॉडी क्या स्लिप कर रही? स्लिप करने का मतलब देखो, ध्यान रखो, अगर प्योर रोलिंग तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कराता है, स्टैटिक कंजर्वेटिव होता है। लेकिन अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो काइनेटिक करा रहा, क्योंकि बॉडी स्लिप करेगी, फिसलेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लॉस कराता है। तो इसका मतलब ये बताओ, जब सारे शेप ऊपर से चले तो सबके पास एक कॉमन एनर्जी लेवल कितना था? mgh। जब नीचे आए तो प्योर रोलिंग करते हुए आए इस क्वेश्चन में कि स्लिप करते हुए? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है स्लिप करते हुए, और स्लिप करते तो कौन सा फ्रिक्शन लगा? और काइनेटिक का एनर्जी का लॉस कराएगा, तो सब में काइनेटिक का लॉस हुआ, और नीचे आते आते सबके लॉस अलग अलग होंगे। क्या कहते हो यार? बराबर तो नहीं? अच्छा बताना जरा, यहाँ जो एनर्जी आएगी वो एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं बल्कि उससे कम आएगी। आंसर दीजिए बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, क्या जुगाड़ किया जाए? एक तो डायरेक्ट तरीका है मेरे पास, डायरेक्ट तरीका है कि आप v की अप्रोच से सोच सकते हैं। एक अप्रोच ये भी है आपके पास कि आप डायरेक्ट k² r² सोचें। क्या काइनेटिक एनर्जी का पार्ट k² r² डिसाइड करेगा? बोलो बेटा। अरे भाई सबको नीचे लाने वाला कौन है? सब बताओ, सबको नीचे लाते वक्त एक्सेलरेशन के नाम पर प्लीज आंसर देना। सबका स्लाइडिंग हो रहा, स्लाइडिंग 1 नंबर की 2 नंबर? आंसर देना। सबकी स्लाइडिंग हो रही, 1 नंबर की 2 नंबर? ये बराबर। अच्छा, सब में ग्रेविटी सेम है, सबकी ग्रेविटी सेम है, और सबका टाइम भी अगर सेम अलाउ किया जाए तो क्या सबकी रफ्तार एक जैसी रहेगी? अगर रफ्तार एक जैसी रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी, सबका मास एक जैसा, पकड़ने वाली रफ्तार एक जैसी, तो डिपेंडेंसी किस बात पर बची? k²/r²। और k²/r² जिसका सबसे कम, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम, शायद स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा। देख लो भाई, किसकी स्मॉलेस्ट होगी? जिसका k²/r² सबसे कम होगा। k²/r² याद रखो, सबसे कम सॉलिड स्फीयर का 0.4, तो जिसका ये सबसे कम
उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम। एक और तरीका है वर्क डन बाय फ्रिक्शन लगा के, थोड़ा लंबा है, उसे राइट करो, दिमाग में रखो इस क्वेश्चन को। अच्छा है कि अगर सबको सेम लेवल तक गिरना अलाउ किया जाए, सबको सेम लेवल तक, तो एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, पहले नोट कर। हाँ, क्या एक मिनट, एक मिनट। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? सेकंड कह रहा था सबको नीचे आने का टाइम अलग अलग लगा कि एक जैसा। अगर स्लाइड करते हुए सबका टाइम कैसा रहेगा? सेम, क्योंकि तुमने सबको सेम गिरना अलाउ किया, सबके लिए ग्रेविटी सेम था, थीटा सेम था, टाइम सबका सेम होगा। तो सेकंड का डी पार्ट। थर्ड नंबर देखो बेटा, एक सेकंड चलना बेटा, समझ रहे? सुनो बेटा, कोई बात नहीं। थर्ड नंबर सवाल, थर्ड नंबर कोई बात नहीं, इत्मीनान से लगाते हैं। थर्ड नंबर रुक जाओ, धैर्य से चलो, पूरी बातें लिखते हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये इनिशियल पॉइंट, बॉडी नीचे चली बेटा, प्लीज फोकस करो। बॉडी स्लाइड करते हुए नीचे चली, और स्लाइड करते हुए चली, इसका मतलब हर वक्त इस पर एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के नाम पर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी वर्क करेगा, पूरे रास्ते फ्रिक्शन वर्क करेगा। चलते भाई, वो इनिशियल फोटो, ये वाला फाइनल फोटो। अच्छा बताओ, अब के बाद फ्रिक्शन आ गया, वो भी काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। इतना समझना, सवाल बड़ा हो गया थोड़ा, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से इत्मीनान से देखेंगे, ध्यान से देखिए। सेकंड नंबर में कह रहा था प्योर रोलिंग नहीं हो रही, जब भी प्योर रोलिंग नहीं होगी तो ऐसे केस में फ्रिक्शन काइनेटिक वाला काम करेगा। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें याद है वर्क डन बराबर हर सवाल बेटा यहीं से करना, जो भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी के सवाल है सब यही सोचोगे। वर्क डन बराबर चेंज इन, और वर्क डन के अंदर में कितने टाइप के फोर्स आ सकते हैं, भूल जाओ धीमे धीमे, सब यही होगा, नीट तक सब साफ हो जाएगा। 3 टाइप के, कौन कौन से? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और वर्क डन बाय एजेंट। डन। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का फार्मूला क्या होता है? U इनिशियल माइनस U फाइनल। नॉन कंजर्वेटिव किस पे जाता है? लॉस। और नॉन कंजर्वेटिव का लॉस कौन कराता है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट। एजेंट का जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो बेटा, ठीक है। U फाइनल माइनस, बहुत बढ़िया। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। आंसर इत्मीनान से देना। फोटो देखो, एक स्फीयर था जो कि रोल करता हुआ, प्योर रोल नहीं, क्या करता हुआ? रोल प्लस स्लाइड करता हुआ नीचे आया, राइट। अच्छा, नीचे आने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, बहुत ध्यान सोच समझ बताना, इसमें कौन कौन है, कौन कौन नहीं टिक करना। क्या एजेंट है? एजेंट तब तक नहीं माना जाता जब तक पूरी प्रोसेस में मौजूद ना हो, तो एजेंट नहीं है, कैंसिल। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है? यस। क्या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है? यस। ग्रेविटी है, राइट। अच्छा, बचा क्या क्या आपके पास? बचा U इनिशियल माइनस U फाइनल प्लस का लॉस बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। हाँ, रुक जाओ बेटा, हाँ, लॉस माइनस में जाएगा, लॉस माइनस में जाएगा। हालांकि वर्क डन के फॉर्म में माइनस लगा देते हैं। चलो भाई, U इनिशियल के इनिशियल एक तरफ ले आओ, तो K इनिशियल इधर ले आओ, इधर ले आओ। तो आई थिंक U इनिशियल प्लस K इनिशियल एक डब्बे में, माइनस क्या कर दिया जाए? लॉस बराबर बचा क्या? K फाइनल टेक मत लगाओ, K फाइनल इसे उधर ले जाओ प्लस U फाइनल। अच्छा बताना जरा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल, ये मैकेनिकल एनर्जी बन गई इनिशियल। यार पेन में चलाना, रुको, इधर क्या बन गया? लॉस बराबर क्या बन गया? मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ये रिजल्ट तैयार हो गया। हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे डायरेक्ट कि टॉपमोस्ट पॉइंट पर मैकेनिकल
माइनस लॉस बराबर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मैकेनिकल। तो एक छोटी सी थ्योरम बन गई इसके लिए। मैकेनिकल इनिशियल में से अगर लॉस निकाल दिया जाए तो बचेगा मैकेनिकल फाइनल। अब इन सब बातों की आवश्यकता नहीं, हमेशा हम इस चीज को खोज के लिए रखते हैं। इसे डाल दो, फिर बताना बेटा मैकेनिकल के कितने पार्ट। पता तुम्हें ये बात तुम सोच समझ के भी लिख सकते थे कि इसमें केवल फ्रिक्शन जैसी अतिरिक्त चीज है, तो इनिशियल एनर्जी में फ्रिक्शन का लॉस निकाल दो, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बचेगी। एक बात लिखी, इनिशियल में फ्रिक्शन का लॉस निकाल दो, फाइनल मैकेनिकल बचेगी। जिन लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे सीखा वो याद होगा, राइट। चलो अब जरा बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पर कौन कौन सा मामला चल रहा। तो पहले लिख लें मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल माइनस लॉस बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अच्छा मैकेनिकल इनिशियल के कितने पार्ट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इनिशियल माइनस क्या आ जाएगा, लॉस। अच्छा लॉस के नाम पर कौन आएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का लॉस क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शन का लॉस या वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख दो, राइट, इज इक्वल टू मैकेनिकल फाइनल का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब एक एक करके भरते चलो। इनिशियली क्या काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, नहीं, क्योंकि ना ही ट्रांसलेट हो रहा था ना ही रोटेट हो रहा था। तो इनिशियल काइनेटिक के नाम पर कितना, 0। पोटेंशियल बोलो बेटा, क्या हाइट थी इसके पास, और हाइट है तो क्या mgh होगा, तो पोटेंशियल के नाम पर कितना आ जाएगा, mgh माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। अरे बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो भैया फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल ले भाई। फ्रिक्शन का वर्क डन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा फ्रिक्शन का फोर्स मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्शन का फोर्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखो, क्या बॉडी में टॉर्क है कि नहीं है। और बेटा बॉडी रोल कर रही है ना, और रोल करने का मतलब इसमें टॉर्क होगा। कितना टॉर्क है, आपने कहा सर टॉर्क के दो फार्मूले, सुनना फ्रिक्शन तक पहुंचने का तरीका। अच्छा बताओ बॉडी को घुमा कौन कर रहा है, और टॉर्क किसने बनाया है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन अगर टॉर्क बनाएगा तो क्या टॉर्क का फार्मूला टाउ बराबर फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हो जाएगा, और टॉर्क का एक और फार्मूला था टाउ बराबर आई अल्फा। सो आई थिंक नहीं, टाउ बराबर आई अल्फा बेटा, बराबर नहीं करो, तो एफ आर बराबर फ्रिक्शन फोर्स बराबर आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा अपॉन आर, राइट। इतनी बातों को समस्या। अब ध्यान से देखो, तो फ्रिक्शन पर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बेटा, बहुत इतना चलना पड़ेगा। ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल चल रहा विद लॉस। तो फ्रिक्शन आ गया यहां से, आओ भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ जी मदद करिए, फ्रिक्शन की जगह क्या लिखा जाए, है कुछ जुगाड़, टाउ बराबर आई अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा भाई, अच्छा चलो आगे बेटा, आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के नाम पर कितना लिख दो, एस। कोई समस्या, पक्का। चलो चलते रहो, इधर आ जाओ, आई मल्टीप्लाई बाय एस आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन आर बराबर काइनेटिक फाइनल कितनी हो जाएगी, पता नहीं, यही तो पता करना, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। और पोटेंशियल के नाम पर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली किस लेवल पर आ गई, ग्राउंड लेवल पर। आलस नहीं करो, कोई और तो नहीं। तो काइनेटिक फाइनल बराबर बोलो बेटा m मल्टीप्लाई बाय बोलो mgh माइनस आई हाँ जी अल्फा, और बोलो बेटा, और बोलिए बेटा टाउ बराबर आई अल्फा, तो एफ आर की वैल्यू वहां से निकाली, यहां रख दी, ठीक है भाई, आई एफ एस आई अल्फा एस अपॉन आर। अच्छा क्या इतने से काम हो जाएगा, अगर हो जाए तो कर लिया जाए। देखो ध्यान से, सबके मास, देखो हम आंसर नहीं बताना, हम कह रहे मामला अगर फंसेगा तो आगे फिर सोचेंगे, पहले इतने से काम देखते हैं। मास सबका सेम है, ग्रेविटी भी, सबकी हाइट भी, अच्छा माइनस आई सेम की अलग अलग, सबके लिए चलने वाली दूरी सेम की अलग अलग, हाँ जी सेम की अलग अलग। अरे रेडियस सबकी ध्यान से सेम रेडियस की दी गई, सेम। तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या आई अल्फा फर्क पड़ रहा है, अच्छा भाई आई अल्फा हाँ जी आई अल्फा की जगह हम सीधे एफ एस इंटू आर भी कर सकते हैं बेटा, एफ एस की जगह म्यू एम जी मल्टीप्लाई बाई आर। बेटा एक मिनट ध्यान रखो, बस चलना है।
fs मल्टीप्लाई बाई r। लीस्ट टाइम टेकन, सबको टाइम अलग अलग लग रहा है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब सबको सेम गिरने दिया जाए, सेम गिरने दिया जाए, एस सबका सेम रहेगा। तो अल्फा डिपेंड करेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस पर। नहीं, कुछ भी करके आंसर तो सोचा नहीं जा सकता। एक प्रयास और कर लेते हैं आखिरी कि अगर अल्फा एलिमिनेट करें तो ओमेगा स्क्वायर एट बॉटम बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा भी, लेकिन सबका सेम नहीं बेटा, थीटा अलग अलग होगा, अल्फा अलग अलग होगा। टॉर्क सबके लिए सेम हो सकता है, टॉर्क बराबर एफ एस मल्टीप्लाई बाई आर, और एफ एस हो जाएगा एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई म्यू, तो ये सेम रहेगा, और एस भी सेम, लेकिन हमने अल्फा आई में कन्वर्ट किया है। तो हाँ बेटा, है किसी के पास कोई आइडिया है दिमाग में? हाँ जी, पहले वाले में इसमें जो है स्लीपिंग माना है, हाँ, तो रोटेशन नहीं होगा, के स्क्वायर आर स्क्वायर हट जाएगा, तो जो बी होगा उसके टाइम अगर आर भी टेक टाइम लेगा तो डिस्टेंस तो सबकी सेम है। ऐसी चल रहा है, जब सेम टाइम लेंगे तो 4 बराबर मिलीमीटर समय, तो वेलोसिटी भी तो सबकी सेम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। वेलोसिटी सेम हो जाएगी, नहीं अलग अलग है, फर्क है बेटा, फर्क है, ये बात तो फर्क है, पता है। उसमें टाइम सेम आएगा ना, सबको सेम टाइम लगेगा, सब टी टाइम चलेगा। तो उसमें दो बातें, उसमें सबका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। सुनो ध्यान से, सवाल अगर कहता कि सबकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसी, सेम आंसर आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर सबका सेम रहेगा। उसकी वजह क्या है? सबको टाइम कैसा लग रहा है बोलो? अभी पहले पार्ट, दूसरे पार्ट में तुम देखा, इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में सबको टाइम सेम लग रहा है, और सबका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, सबकी रफ्तार यहाँ सेम रहेगी। v बराबर u प्लस at के हिसाब से सबको g साइन थीटा एक्सेलरेशन मिलेगा, t टाइम लगेगा, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, रोटेशन में फर्क आएगा। आई फर्क है ना बेटा, आई फर्क। हाँ पहला क्वेश्चन दूसरा नंबर वाला अगर स्लीपिंग, सुन, हम बता रहे हैं, इतना सुनो, हम बता रहे हैं। अब ऐसा इससे हेल्प मिल जाएगी, इससे हेल्प मिल जाएगी। अल्फा सोच सकते हो, देखो कैसे दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी होती है बोलो भाई? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सोचना है तो एक काम कर लें, अगर हम अल्फा को ओमेगा के टर्म्स में ले आए, कुछ जुगाड़ करके, जुगाड़ करते हैं। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सबको सेम टाइम तक गिनने दो, और अल्फा की जगह क्या रखा जाए? अल्फा की जगह, अल्फा हटा रहे बेटा, अल्फा की जगह रख ले रहे हैं एफ एस इंटू आर अपॉन आई। बेटा छोड़ो, हाँ बेटा नहीं, जबरदस्ती को नहीं सोचता है, सुनो सवाल में से। हाँ अगर अल्फा इक्वल टू a इंटू आर रख दिया जाए तो ये तो सबका सेम है ना। नहीं, ए बराबर अल्फा नहीं ले सकता। मेरी बात सुनो, आप कुछ भी सोचो सही नहीं होगा। सुनो ध्यान से बेटा, v बराबर आर ओमेगा, ये किस शर्त से आया है बोलो भाई? ये प्योर रोलिंग का है। तो अगर हम इसको dv बाई dt कर दें, तो dv बाई dt बराबर r इंटू डी ओमेगा बाई dt, ये बन गया a बराबर r मल्टीप्लाई बाई अल्फा। ये भी प्योर रोलिंग का पार्ट है। इस केस में प्योर रोलिंग नहीं हो रही, तो हम इसमें a बराबर अल्फा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इतना नोट करिए, एक सेकंड का समय हम सोचते हैं, एक सेकंड इतना नोट करिए, इतना बिल्कुल कंफर्म सही है, इसमें हम लोगों ने कोई दुविधा नहीं। पहले एक बार नोट करते चलो, हम समराइज करेंगे, भरोसा रखिए। चलिए, अगर शीट में क्वेश्चन है तो दिख गया होगा, अच्छा लगा होगा, ऐसे ही रखा गया। इतना नोट कर लो बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग बातचीत है बेटा प्लीज, बाकी इसका हल अभी निकालते हैं। This minus half of alpha square. Least kinetic energy ना? हाँ? टाइम सेम, हम सेम टाइम ले लेंगे। हाँ स्लीपिंग मान के सॉल्व किया है, उसमें तो मतलब रोलिंग तो माने नहीं है। नहीं समझ रहा बेटा।
प्योर स्लिपिंग थोड़ी है, स्लिपिंग है। K square R square जो आपने इसमें हटा दिया, नहीं मेरी बात सुनो, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जी साइन थीटा से ही खिसकेगा। बॉडी भले रोल होती रहे लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली जी साइन थीटा किसका एक्सेलरेशन, अलग अलग पॉइंट्स का नहीं, वो केवल सेंटर ऑफ मास का है। तो सेंटर ऑफ मास यानी एक्सिस सीधे सीधे जी साइन थीटा से स्लाइड करती रहेगी, बॉडी हल्का हल्का रोल करती हुई जाएगी। भाई अगर सोचो अगर फ्रिक्शन है तो रोलिंग तो कंफर्म होगी ना, बॉडी एक्सिस के बाद रोल तो करेगी ना, रोल करते करते नीचे आएगी तो नीचे रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों होगा। सेम टाइम मतलब ऊपर से नीचे लाने तक का सबका हो सकता है ओमेगा अलग अलग हो, हमें नहीं कह रहे रोल प्लस साइन, तो नीचे लाने वाला फैक्टर जी साइन थीटा है। प्योर रोलिंग में नीचे लाने के लिए ए आर रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगर स्लाइडिंग हो रही तो सबका अलग अलग व्यवहार होगा, कोई धीमे कोई तेज, कोई रोटेशन तेज कर रहा हो, कोई ट्रांसलेशन तेज कर रहा होगा, लेकिन सबको जी साइन थीटा नीचे रहेगा, सबका टी सेम रहेगा। अगर इसमें हम प्योर रोलिंग ही नहीं मान रहे हैं, स्लिपिंग ही मान रहे हैं, तो फिर अल्फा को कैसे जब स्लिपिंग प्योर नहीं नॉट नहीं हटा सकते बेटा, सवाल है, इसी बाउंड्री में सोचो। बेटा लास्ट 1 मिनट बिल्कुल शांत एकदम शांत रखो, साइलेंस रखो। साइलेंस रहने से लगभग सब सवालों का हल मिल जाता है। शांत मन से सोचो। ये सवाल बेटा केवल मेरे लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए। थोड़ा सोचते रहो। कोई बच्चा कोई भी स्ट्राइक कर सकता है, किसी के दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है। सॉलिड हॉलो, सबके मास रेडियस सेम है, टॉप पे रखे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन सेम है, म्यू सेम है, तो म्यू एम जी इंटू आर। द स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम बेटा 1 सेकंड रुक ना, इत्मीनान से। हो गया, आ जाओ। हमें कहा था थोड़ा सा वक्त लगेगा, सुनो ध्यान से। फोकस हो गया किसी ने सोचा? देखो सुनो, एक्चुअली सवाल में थोड़ी सी भाषा स्पष्ट है। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो कह रहा है वो केवल ट्रांसलेटरी के बारे में पूछ रहा है, रोलिंग के बारे में नहीं पूछ रहा। रोलिंग सबकी सेम होगी, ट्रांसलेटरी सुनना बहुत ध्यान से। टॉप मोस्ट पॉइंट प्लीज, बस 2 मिनट और दीजिए, हमें सवाल निपटाते हैं। 2 मिनट बोर्ड पर फोकस कर लो सभी लोग। जब आपकी m मास की बॉडी जमीन से किसी h हाइट लेवल पर थी तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल। और पोटेंशियल के नाम पर इस पर कितना था? mgh। इसमें ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था, मतलब बॉडी कैसी थी? रेस्ट। ट्रांसलेशन का मतलब v बराबर 0 और इस वक्त ओमेगा बराबर भी 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैकेनिकल के नाम पर कौन कौन था? मैकेनिकल के नाम पर केवल पोटेंशियल थी, तो पोटेंशियल वैल्यू रख लो। टॉप मोस्ट पॉइंट इनिशियली मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैकेनिकल के नाम पर
mgh। अच्छा काइनेटिक में दो पार्ट होते हैं, रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी। रोटेशन के नाम पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 0 तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 0। ट्रांसलेशन के नाम पर हाफ mv स्क्वायर भी 0। तो काइनेटिक एनर्जी का टोटल आंसर कितना 0। या ऐसा कह सकते हो बिल्कुल सिंपल भाषा में कि अगर बॉडी की सरफेस के टॉप पर रख दी जाए तो उसके पास पोटेंशियल होगी mgh है, राइट। चलो नेक्स्ट माइनस फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होता है वो लिखा हुआ है। फ्रिक्शन का वर्क डन बराबर फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तुमने कहा फ्रिक्शन फोर्स को याद करो नीचे कौन काम करेगा बेटा mg। सपोज करो ये इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो आई थिंक यहां भी वर्टिकल के परपेंडिकुलर से बनने वाला एंगल थीटा। इधर बोलो mg का cos थीटा, mg का cos थीटा करेगा प्रेसिंग एक्शन, इसको मिलेगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो n बराबर mg cos थीटा। स्लाइड करने की टेंडेंसी कहां की तरफ नीचे की तरफ, स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहां काम करेगा स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट यानी कि ऊपर की तरफ। बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक, स्लाइड कर रही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। प्योर रोलिंग होती तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो हम लिख देते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन F के बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय n। अरे Fs बराबर म्यू n, F के बराबर म्यू के n। तो म्यू की वैल्यू सब तेरी सेम, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया। लिखिए जरा एक एक बात पकड़नी है। म्यू मल्टीप्लाई सवाल बहुत अच्छा है, ये तो एडवांस लेवल बन गया, बस गलती शीट में आ गया। खैर कोई बात नहीं, जैसा सवाल निकलेगा इतने लोग घेर के मारेंगे। n बताओ किसके बराबर, n बराबर किसके बेटा mg ऑफ cos मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी, अरे कॉमन सेंस बेटा, कोई बॉडी अगर किसी इंक्लाइन सरफेस पर रखी है तो n बराबर mg cos थीटा के हिसाब से fs बराबर म्यू n और म्यू मल्टीप्लाई बाय mg cos थीटा। ठीक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर, फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है इस फोटो में, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखो फोर्स के नाम पर कौन आ जाएगा फ्रिक्शन में, हमें पकड़ लो म्यू mg cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा d, कॉपी करो म्यू मल्टीप्लाई बाय mg cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के नाम पर d बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल पता करनी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में कितने पार्ट है, बहुत बढ़िया। बॉडी क्या प्योर रोलिंग कर रही, क्या रोलिंग नहीं कर रही, रोलिंग भी कर रही लेकिन प्योर रोलिंग, तो रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन। रोटेशन कितना हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन कितना हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अच्छा बताओ इसमें वो क्यों नहीं लिखा हाफ एम वी स्क्वायर डब्बे के अंदर 1 + k स्क्वायर, क्योंकि वो केस किसका है प्योर रोलिंग का। शाबाश। अच्छा पोटेंशियल है क्या इसके पास, पोटेंशियल का जनरल फार्मूला mgh। यहां बॉटम पे हाइट का लेवल कितना 0, तो पोटेंशियल के नाम पर कितना बेटा 0, राइट। ट्रांसफर करो इसको, इधर देखना क्या बचा mgh, पकड़ते जाना माइनस म्यू mg cos थीटा। एक एक बात देखना तो मैं दिखाएंगे, साक्षात दर्शन करा देंगे। बस हाफ एम वी स्क्वायर को रोक लो, इसे ट्रांसफर करो माइनस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल, इधर बताओ क्या बचेगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, राइट। एक बात और देखो, बस एक बात और पकड़ना सुनना, क्या टॉर्क लग रहा है क्या इस पे, यार रोल कर रही है टॉर्क तो लग रहा होगा ना, कितना टॉर्क, कौन लगा रहा टॉर्क, क्या इस बॉडी को रोटेट करने कम फ्रिक्शन कर रहा, तो फ्रिक्शन कितना टॉर्क बनाएगा, लिखा सबको लिखा, फ्रिक्शन कितना टॉर्क बनाएगा, टॉर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स के नाम पर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के नाम पर r बराबर i मल्टीप्लाई बाय अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा f फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय r अपॉन i। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल है, ध्यान से देखो, सब अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे एक साथ, पढ़ लो इत्मीनान से पढ़ लो, सवालों का कनेक्टिविटी पकड़ना, सब अलग अलग टाइम पर कि एक साथ, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड करने में कौन काम करेगा g sin थीटा, सबके g sin थीटा सेम तो सबका टाइम भी सेम, और टाइम सेम तो सब एक साथ पहुंचेंगे। सपोज करो सबको t बराबर 0 से गिरने दो, और कब तक गिरने दो t बराबर t तक, t बराबर t तक। देखो जरा ओमेगा कितना बनेगा, हम देख रहे हैं कि ओमेगा कितना बना, क्योंकि उसके आधार पर हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिस्कस करेंगे। तो ओमेगा बराबर बेटा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, ओमेगा पता नहीं, ओमेगा नॉट कितना, ओमेगा नॉट शुरुआत करेंगे जो 0, अल्फा कितना fr मल्टीप्लाई बाई r। आप चाहो तो fr की वैल्यू डाल सकते हो, fr बराबर देखो किसके बराबर है, fr का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, उसका नाम fk है, म्यू मल्टीप्लाई बाई mg cos थीटा। लिख दे क्या fr की जगह लिख दे क्या म्यू mg cos थीटा r अपॉन i, ऐसे सुंदर लग रहा था, ऐसे लिखा रहने दो। तो अल्फा की जगह लिख दे रहे फ्रिक्शन इनटू r अपॉन i, फ्रिक्शन इनटू r अपॉन i मल्टीप्लाई बाई टाइम। कॉपी कर लो, राइट, कॉपी कर लो बेटा, इसको कॉपी करें, देखना
mgh माइनस म्यू mg cos थीटा, नोट ना करें, अब नोट ना करना, केवल समझना, माइनस हाफ ऑफ आई बोलो कितना, कोई बात नहीं छोड़ दो, ओमेगा बोलो कितना, अरे रोटेट होते वक्त उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन था तो ओमेगा आपके पास है कितना बेटा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो, पूरे का स्क्वायर करो, एफ आर का स्क्वायर, हाँ जी आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। आई थिंक एक आई से एक आई कैंसिल, बराबर किसके आएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? ये कौन सी एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी थी, रोटेटरी काइनेटिक। ट्रांसलेटरी का आंसर बताना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। बहुत ध्यान से फिर से कॉपी कर रहे हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर जिसका नाम ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेटरी बराबर किसके है, पकड़ना बेटा, उस पक्ष को इधर लिख रहे हैं, इस वाले को आगे लिख रहे हैं, पकड़ना, ये कौन है, एम। आंसर बताओ, एम मतलब सबके लिए सेम है, पढ़ लो सवाल, राइट। जी सबके लिए अलग अलग की सेम, सभी सेम हाइट पर है कि अलग अलग, तो ये वाला नंबर सबके लिए सेम, माइनस म्यू सबके लिए अलग अलग की सेम, पढ़ लो सवाल, सेम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एम अलग अलग की सेम, जी भी कैसा, cos थीटा, cos थीटा में थीटा सबके लिए सेम तो cos थीटा भी सेम, सबको सेम डिस्टेंस अलाउ किया गया गिरना, तो डी भी सबके लिए। बताओ ये नंबर सबके लिए कैसा है, पूरा नंबर सेम है सारे शेप्स के लिए, फर्क किस नंबर से आ रहा, आखिरी वाला पकड़ना बात में, माइनस ऑफ हाफ सबके लिए सिमिलर है, सब पर जो फ्रिक्शन लगेगा एफ आर का स्क्वायर है, फ्रिक्शन का जनरल फार्मूला, हेलो हेलो इधर आओ, फ्रिक्शन बराबर म्यू सेम, एम सेम, जी सेम, cos थीटा सेम, तो फ्रिक्शन भी सेम, सबकी रेडियस अलग अलग की सेम, और सबको नीचे आने का टाइम अलग अलग की सेम, सब कुछ सिमिलर जा रहा सिवाय एक नंबर के, नीचे कौन बचा, आई, यही गड़बड़ करेगा। सुनो ध्यान से, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली लेकिन माइनस के साथ, गड़बड़ मत करना, ये प्लस नहीं लिखा, ये नंबर, सुनो ध्यान से। अच्छा बताओ आई किस पर डिपेंड करता है, आई का मतलब आई अलग अलग होता है ना, अलग अलग शेप का आई भी अलग अलग। सबसे बताओ सबसे अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, अरे तुम्हें पता है भैया, आई तो पता है ना तुम्हें, पर बताओ डिस्क का कितना होता है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। कौन कौन है डिस्क का, और कौन है, क्या रिंग भी है, पढ़ लो बेटा प्लीज पढ़ो, प्लीज पढ़ो, दूसरा नंबर दूसरा नंबर दूसरा दूसरा, हाँ जी सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर, क्या हॉलो स्फीयर भी है 2/3 एम आर स्क्वायर। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ये 0.5 है, हेलो 0.4 0.67, अब देखना सोचते चल रहे कुछ भी पकड़ लो, आई थिंक ये वाला 0.5 है, ये वाला 0. और ये वाला 0. एक काम करें, कुछ भी सोच रहे बताओ, सबसे कम लेने की सबसे ज्यादा, जैसा आप कराओ, अरे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, सबसे कम या सबसे ज्यादा, सबसे कम नहीं सबसे ज्यादा, सबसे, चलो इसको पकड़ लेते, इसका आई कैसा है, इन तीनों के कंपेरिजन देखो, एम आर स्क्वायर बराबर, इसका 0.5, इसका 0.4, इसका 0.67, सबसे कम है, तो सॉलिड स्फीयर का हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखिए जरा क्या मामला चल रहा है इसके साथ, जिसका आई सबसे कम, हेलो सबसे कम, ये सबसे कम, तो ये नंबर सबसे ज्यादा, और ये नंबर सबसे ज्यादा, तो घटने वाला नंबर सबसे ज्यादा, वैल्यू बड़ी की छोटी, छोटी, अरे घटने वाला नंबर बड़ा मतलब वैल्यू में ज्यादा कमी आ गई, ज्यादा कमी का मतलब आंसर स्मॉल बन गया, ये स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी है। फिर से एक सबसे बड़ा केस ले लो, एक बड़ा, ये सबसे बड़ा जिसका आई सबसे बड़ा, उसका इसका ये नंबर सबसे छोटा, घटने वाली संख्या सबसे कम, वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लास्ट वाले शेप की होगी, इसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बस ध्यान देना एक बात का, बहुत ध्यान से पकड़ना, ये ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के बारे में सवाल है। कंबाइंड सोच नहीं पाओगे, एक ही सोच पाओगे बेटा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का सवाल है, नोट कर लो, ये गलती से रख गया शीट में, अंदाजा नहीं था प्राण ले लेगा।
सांसें फूल गई। चलिए नहीं कोई बात नहीं, सीखने वाली बातें हैं। देखो सब फोटो ले रहे हैं इसके, अरे कदम नोट कर लिया करो, पेन चलाया करो। एक केस रह गया डिस्कस करना, केस ऑफ लेटर, लेकिन अब समय हो चुका है। सुनो ध्यान से, रोटेशन आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। एक क्लास, प्लीज सुनो, एक क्लास अभी हम किसी दिन संडे को लगाएंगे, और संडे नहीं मंडे को लगा लें। उसको लोग क्यों नहीं, कल तो क्लास है, कल से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं करोगे। पहला लेक्चर मिस तो आगे गड़बड़ करोगे, याद रखना। वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर मिस ना करें, बहुत ध्यान से। और जो बच्चे आज नए पहली क्लास करना, बिल्कुल गलती से आज की क्लास को क्लास ना समझे, वो कल आए, क्योंकि आज की क्लास में ये मान के चलो कि सब कुछ लास्ट में समेटा गया है ना, चीजें लास्ट में समरी के फॉर्म। एक बात सुन लो, मंडे एक क्लास रखेंगे जिसमें मैकेनिक्स का पूरा रिवीजन करेंगे। क्या कहते हो भैया? 9-10 क्वेश्चन कवर करता है। आई थिंक संडे को अगर आप टेस्ट दे दो, संडे को टेस्ट दे दो, मेरी बात सुन तो लो, संडे को टेस्ट दे दो, क्योंकि संडे वाला टेस्ट पेपर मैं मंडे को डिस्कस करूंगा। जो बच्चा एब्सेंट हुआ, याद रखो पूरी वेव ऑप्टिक्स पढ़ने नहीं देंगे, हम गेट पे खड़े होंगे। कुछ बात